नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इन्वायरमेंट के कंपाइलेशन का सीक्वेंस हमारा स्टार्ट हुआ था और वो लगातार चल रहा था। यहाँ हम लोग डिकम्पोजर्स के बारे में देख रहे थे और उसी क्रम में यहाँ डीएफसी को देख लेते हैं। डीएफसी जो है ये शॉर्टकट है या शॉर्ट फॉर्म में। इसका पूरा यहाँ फॉर्मेट आप देखिए, डेट्राइटस फूड चेन। तो ये शुरू कैसे होती है? बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें सड़ी गली पत्तियाँ, टहनियाँ, कोई मरा हुआ पेड़, मरा हुआ जीव, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं उनसे ये स्टार्ट होती है। जैसे कि जो ग्रासलैंड या सामान्य इकोसिस्टम है उसमें फूड चेन को हम देखते हैं तो वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। तो उसमें प्रोड्यूसर हरे पौधे होते हैं, सनलाइट से वो अपना भोजन तैयार करते हैं और उसके द्वारा जो एनर्जी स्टोर करके रखी जाती है उसका इस्तेमाल जो सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल वाले हैं वो करते हैं। तो ये सब हम देख रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी फूड चेन जो है वो अलग टाइप की होती है। यहाँ ये भी देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये किस प्रकार के होते हैं? तो ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं, मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया। ये मूल रूप से फंगी या बैक्टीरिया ही होते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही देखा जाता है। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटिस। ये अपने जो न्यूट्रिएंट या जितनी भी पोषण से संबंधित रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर आश्रित होते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। और सेप्रो का मतलब क्या होता है? टू डिकम्पोज। तो ये डिकम्पोजिंग का काम करते हैं, इसलिए इन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। डिकम्पोजर्स सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनका होता है, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसको ये सरल अणुओं में तब्दील कर देते हैं, मतलब जो सामान्य इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और इसके लिए अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज करते हैं। और उसके बाद जब ये जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल इसके हैं जब विघटित हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, तो उसका ये सेवन कर लेते हैं। अब यहाँ आप देखें, विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। नीचे ये सेकंड जो पॉइंट है इसको देख लेते हैं। इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेजर conduit for energy flow. As against this, in terrestrial ecosystem a much larger fraction of energy flow through the detritus food chain than through the GFC. दोनों जो सिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, दोनों में डिफरेंस होता है, प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। अब ये भी यहाँ देखिए कि डेट्राइटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल। जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है उससे डेट्राइटस फूड चेन ज़्यादातर कनेक्टेड हो सकती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं से तो डेड ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। और डेड ऑर्गेनिक मैटर उसे मिलेगा कहाँ से? जो आसपास के इकोसिस्टम है वहीं से। वहाँ जीव मरेंगे और वही इनके लिए, जीव का मतलब उसमें हरे पौधे भी शामिल हो सकते हैं। तो इनकी जब डेथ होगी तो इनकी जो डेड बॉडी है उसे डिकम्पोज करने के लिए अपने आप वहाँ चले आएंगे। तो इससे वहाँ पे जो डेट्राइटस फूड चेन है वो अपने प्राकृतिक तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरा जो नेचुरल इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर होता है उसमें चलता रहता है। अब यहाँ ये दिया हुआ है कि सम ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी यानी जो डेट्राइटस फूड चेन है आर प्रे टू द जीएफसी एनिमल्स एंड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस, इसमें तिलचट्टे भी आते हैं, क्रोज भी आते हैं, कौवे, ये सब इस प्रकार के जो जीव हैं आर ओमनिवोरस। ये सर्वाहारी होते हैं, जो मिले वही खा सकते हैं। मतलब वैसे तो इनका जो पसंदीदा भोजन है वो नॉनवेज ही होता है, मतलब ये वेजिटेरियन स्वभावगत नहीं होते हैं, लेकिन इनका शरीर दोनों के लिए अनुकूलित होता है। और दीज नेचुरल इंटरकनेक्टेड, यहाँ आप देखें, दीज नेचुरल इंटरकनेक्टेड फॉर फूड चेन, माफ कीजिएगा, ऑफ फूड चेन मेक इट अ फूड वेव। तो यहाँ एक फिगर बना हुआ है, इसे आप देखें और इसमें एक तरफ आप जो फूड चेन ऊपर वाली देख रहे हैं तो सनलाइट यहाँ प्राप्त हो रही है जो कि हीट के रूप में कुछ हद तक बर्बाद चली जा रही है, कुछ हरे पौधों को प्राप्त हो रही है। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, प्रोड्यूसर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हरे पौधे हैं, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम यहाँ दिखाई दे रहा है, या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के तौर पे आप इसे देखिए। और इसके बाद जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है उसमें जो हर्बीवोरस हैं जो कि इन पत्तों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, इस प्रकार के कीड़े मकोड़े, और फिर इन कीड़ों को खाने वाली चिड़िया, ये थर्ड जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें आता है, और सेकेंडरी कंज्यूमर की हैसियत से कार्निवोरस। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो है उसमें टॉप कार्निवोरस आते हैं, मतलब जो एकदम सर्वोच्च श्रेणी के मांसाहारी, जैसे कि आप यहाँ गिद्ध को देख रहे हैं। गिद्ध जो है वो चिड़ियों का भी शिकार करता है, ये वॉल्चर है, ये ध्यान दीजिएगा ईगल नहीं है। तो वॉल्चर जो होते हैं वो दोनों तरीके का भोजन करते हैं, मतलब अगर उन्हें भूख लगी हो तो पक्षियों को पकड़कर भी खा सकते हैं, और नहीं तो मरे हुए सड़े गले जो जीव हैं या मांस है उसका ये सेवन करते हैं। तो ये दोनों ही फूड चेन है ये आपस में कनेक्टेड है।
अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हरे पौधे जो हैं इनसे मतलब इनके अपघटन की वजह से यहाँ सड़े गले पदार्थ इकट्ठे होंगे, फिर उनको खाने वाले कीड़े आएंगे और कीड़ों को खाने के लिए ये जो गिद्ध है ये खुद आ जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एनर्जी फ्लो जो है ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर यहाँ दिखाई दे रहा है, और हर लेवल पर आप एक चीज़ को गौर करिएगा कि हीट के रूप में बहुत सारी एनर्जी बर्बाद हो जा रही है। इसीलिए पीछे ही कहा गया था कि ये वन डायरेक्शनल फ्लो होता है और इसमें एनर्जी का लॉस लगातार होता है बड़े पैमाने पर। तो ये हमने देखा, इसमें डेट्राइटस फूड चेन अपने आप आके कनेक्ट हो गई। आप जानते ही हैं कि ये अपरदहारी होता है, जो गिद्ध है, जितनी भी मरी हुई चीज़ें हैं वो इसे ज़्यादा पसंद होती हैं। तो ये चिड़ियों के मरे हुए अवशेषों को भी खा सकता है, जीव जंतुओं के मरे हुए अवशेषों को भी खा सकता है, प्लस जिंदा जीव का भी शिकार कर लेता है। तो ये एक तरह से सर्वाहारी की कैटेगरी में आता है। बाकी आप यहाँ देख ही रहे हैं कि जब हरे पौधों की मृत्यु होती है तो उनके जो अवसाद हैं उनका विघटन करने के लिए वहाँ छोटे जीव आते हैं। तो ये चल रहा है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें ट्रॉपिक लेवल्स को। तो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन अ नेचुरल सराउंडिंग्स और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ जो इनकी फीडिंग रिलेशनशिप होती है उसके अकॉर्डिंग, और बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, मतलब जहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं या जहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज देयर ट्रॉपिक लेवल। मतलब प्रत्येक फूड चेन में हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, उसकी प्रवृत्तियों के आधार पे या उसकी गुणवत्ता के आधार पे, मतलब वो कितना वहाँ पे उपयोगी है, उसकी उपयोगिता के आधार पे ये तय होता है। अब इसी से ट्रॉपिक लेवल तैयार होते हैं। प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हर्बीवोरस यानी प्राइमरी कंज्यूमर जो है ये सेकेंड, और जो कार्निवोरस है सेकेंडरी वाले ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो ये पॉइंट जो है ये कहता है कि इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो ये तो हमने पीछे ही देख लिया था, एनर्जी लगातार डिक्रीज होती है। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाइज it is converted to detritus or dead biomass that serve as an energy source for decomposers। मतलब पहले तो जो जीव है वो अपना फूड चेन में शामिल हुआ और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त किया। उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो अपना डेड बायोमास वहाँ क्रिएट करता है, मतलब उसका जो मृत शरीर है, और इससे जो डिकम्पोजर्स हैं वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड। अब यहाँ ये भी देख लीजिए कि ईच ट्रॉपिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप के नाम से इसको जानते हैं, खड़ी फसल। सुनने में थोड़ा विचित्र लगता है लेकिन यहाँ इसी नाम से इसको प्रोनाउंस करते हैं। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। अब यहाँ ये देखिए इस पॉइंट को, द बायोमास ऑफ अ स्पीसीज इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। Expressed in terms of fresh or dry weight, the number of tropic level in the grazing food chain is restricted as a transfer of energy flow 10% law। मतलब यहाँ जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का जो फ्लो है वो 10% वाले लॉ के हिसाब से होता है। मतलब ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल। अपर ट्रॉपिक लेवल में जो लोअर ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी का ट्रांसफर है वो मात्र 10% ही होता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना हो गया। और इन नेचर इट इज़ पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, और ये इस बात से निर्धारित होता है कि वो फूड चेन कितनी ज़्यादा स्टेबल है। तो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, हर्बीवोरस हो सकते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस हो सकते हैं, सेकेंडरी कार्निवोरस हो सकते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन में इतना ही हम देखते हैं। यहाँ आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे, और ये जो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिखाई गई है, ये ट्रॉपिक लेवल जो इकोसिस्टम में है उनको दर्शाती है। तो इसमें नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर को, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है और टर्शियरी कंज्यूमर है। और ये ट्रॉपिक लेवल यहाँ दर्शाया गया है। तो ये पहला ट्रॉपिक लेवल है जिसमें कि प्लांट्स ही प्रायः आते हैं, और उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो असल में सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है जिसमें कि हर्बीवोर्स आते हैं, जो कि इन शाक सब्जियों या पौधों को खाते हैं। फिर इन्हें खाने वाले जो थर्ड यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल के सदस्य हैं जो कि कार्निवोर होते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, तो ये आते हैं। फिर इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खाने वाले कुछ टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं जो कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ ये इसको अगर आप देखें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर में प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स में जो ग्रीन मतलब ग्रास, ट्रीज या फाइटोप्लैंक्टन्स ये सब आते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स ये सब क्या हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसके बाद जू प्लैंक्टन्स, ग्रास हॉपर और काऊ, इस प्रकार के जो जीव हैं ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं, यानी ये हर्बीवोर्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये पानी की सतह पर तैरते हैं और इनको खाकर जू प्लैंक्टन्स जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। फिर जू प्लैंक्टन्स को खाने वाली छोटी छोटी फिशेज या जो छोटे जलीय जीव हैं वो होते हैं। फिर उनको खाने वाले बड़े जीव होते हैं। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे बर्ड, फिशेज, वुल्फ ये जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं, और मनुष्य और शेर जो है ये टर्शियरी कंज्यूमर में आते हैं।
मनुष्य को भी उसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो ये मनुष्य जो है इसकी प्रवृत्तियां स्थिर नहीं रहती हैं, ये कभी शाकाहारी हो सकता है, कभी मांसाहारी, कभी ये टर्शियरी कंज्यूमर की हैसियत में भी चला जाता है। हालांकि जो टर्शियरी कंज्यूमर वाला कॉन्सेप्ट है या जो सर्वोच्च उपभोक्ता हम कहते हैं, तो उस स्थिति में हम उन्हीं जीवों को डालते हैं जो एकदम पक्के नॉन वेजिटेरियन होते हैं और सिर्फ मांस ही खाते हैं, और मांस खाने के लिए वो एकदम से छोटे जीवों का शिकार नहीं करते हैं, जो बिजली साइज के जीव होते हैं उनको मारकर खाते हैं, उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। तो ये चार्ट हमने देख लिया, आगे चलते हैं। यहाँ आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स को देख रहे थे। तो इकोलॉजिकल पिरामिड को हालांकि हमने पिछले वाले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था और इसकी जो तीनों वेराइटी है उन पर पर्याप्त चर्चा भी की थी, चित्र भी देखा था हमने, कहाँ पर वो उल्टा हो जाता है, कहाँ पर सीधा रहता है, ये सब भी देख लिया था। यहाँ थोड़ा सा संक्षेप में कुछ जानकारी दी है। द बेस ऑफ अ पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरोज डाउन एट द एपेक्स। पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है वो तो आप जानते ही हैं, ये ऊपर जो एपेक्स इसका होता है वहाँ पे जाकर नैरो हो जाता है, जो इसका बेस है वो ब्रॉड होता है, ट्रेंगुलर शेप, और वन गेट्स अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द, यहाँ आप देख रहे हैं, वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। दस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। तो नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड और एनर्जी पिरामिड को हमने देखा था। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर। किसी भी पिरामिड का जो बेस होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो ब्रॉड हो या नैरो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और यही जो पहला प्रोड्यूसर वाला स्टेज होता है इसी को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, वाइल द एपेक्स रिप्रेजेंट टर्शियरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। ये यहाँ पर फिनोमिना है। द थ्री, यहाँ आप देखिए, द थ्री इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आर यूजुअली स्टडीज आर, मतलब तीन तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, तो हमने देख लिया था, पिरामिड ऑफ नंबर होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है और पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। Any calculations of energy content, biomass or number has to include all organisms at the trophic level. No generalization we make will be true if we take only a few individuals at any trophic level into account. Also, a given organism may occupy more than one trophic level simultaneously, and one must remember that the trophic level represents a functional level, not a species such as. यहाँ जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो असल में एक फंक्शनल लेवल होता है, वो एक फंक्शन चल रहा होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अ गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल और इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। इस तरह का हो सकता है, कोई एक ही सेम स्पीशीज जो है वो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में पाई जा सकती है उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर। ये फिक्स नहीं है कि उसको एक ट्रॉपिक लेवल में डाल दिया तो वो वहीं पर रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। मोटे तौर पे हम गौरैया को प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में डाल देते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से हर्बीवोरस होनी चाहिए, यानी जो वनस्पति उत्पाद है उसी को खाकर जिंदा रहनी चाहिए, लेकिन वो तो कीड़े मकोड़े भी खाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो इसी समय में, मतलब उसके भोजन पर अगर हम ध्यान दें तो वो खाती है सीड्स को, फ्रूट्स को, पीस को भी खाती है, और सेकेंडरी कंज्यूमर की हैसियत से वो इंसेक्ट और वर्म्स को भी खा लेती है, दोनों ही उसका भोजन। तो ऐसे में एक ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे फिक्स नहीं है कि एक ट्रॉपिक लेवल में किसी जीव को डाल दिया तो उसको दूसरे में नहीं रख सकते, यही यहाँ पर बताया गया। इन मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट, दैट इज प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोरस, एंड हर्बीवोरस आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द कार्निवोरस। ये एक सामान्य परिस्थिति है कि कब वो मतलब जो ज़्यादातर इकोसिस्टम होते हैं उसमें जो पिरामिड ऑफ नंबर होते हैं या पिरामिड ऑफ एनर्जी या पिरामिड ऑफ बायोमास है वो ज़्यादातर अपराइट होता है, सीधा होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में वो उल्टा हो जाता है, जैसे कि जंगल का जो पारितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, वहाँ पर ही उलट जाता है, क्योंकि पेड़ों की तादाद उन पर निर्भर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी तुलना में कहीं कम होती है। तो ये परिस्थितियाँ हैं, मतलब इकोसिस्टम कैसा है इस पर निर्भर करेगा। और इसके बाद देखिए, आल्सो एनर्जी एट अ लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट अ हायर ट्रॉपिक लेवल। तो ये तो हम जानते ही हैं, सनलाइट का ही कुछ 2% या 5% जो है वो हरे पौधे प्राप्त करते हैं एनर्जी के तौर पे, और उसमें से भी कुछ उनके मेटाबॉलिज्म में खर्च हो जाता है, बचता जो है वही स्टोर हो जाता है, और वही स्टोर एनर्जी जो इनको खाने वाले वेजिटेरियन मतलब हार्बीवोर्स हैं उनको प्राप्त होती है, और फिर ये आगे बढ़ती है। तो इसमें लगातार हीट के रूप में एनर्जी का लॉस होता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल में हमेशा एनर्जी ज़्यादा होती है और ऊपर की तरफ जाने पर ये कम होती जाती है। अब यहाँ आप देखिए कि इफ़ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। तो सीधी बात है कि एक पेड़ पर आश्रित होकर खाने वाले या उस पर निर्भर रहने वाले जो इंसेक्ट हैं उसकी तादाद, मतलब उनके पूरे कुनबे की तादाद जो है वो पेड़ की तुलना में कहीं ज़्यादा होगी। एक पेड़ है, उस पर हज़ारों इंसेक्ट। तो ऐसे में प्रोड्यूसर आपका कम, मतलब छोटे दायरे में सिकुड़ गया, और जो उस पर आश्रित रहने वाले कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ गए। तो यहाँ पिरामिड उल्टा हो जाएगा। इसीलिए फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम होता है वहाँ पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट एज आल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड ईटिंग द स्मॉलर। तो ये इस बात से निर्धारित होगा कि इकोसिस्टम कैसा है। नेक्स्ट,
यहाँ देखिए बायो जियोकेमिकल साइकिल से स्टार्ट हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक करके हम देखेंगे, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। अभी वाटर साइकिल को देख लेते हैं। द वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम विच इज ड्राइवन बाई सोलर एनर्जी। ये पूरा जो वाटर सिस्टम है या वाटर साइकिल आप कह लीजिए, ये असल में सोलर एनर्जी से ही ड्राइव होता है। अगर सूर्य का प्रकाश और सूर्य की गर्मी ना मिले तो इवेपोरेशन नहीं होगा, जो पानी है वो भाप बनकर उड़ेगा नहीं और फिर बादल नहीं क्रिएट होंगे, वर्षा नहीं होगी, मतलब सारा फिनोमिना वहीं ठप हो जाएगा। तो इसको चलाने के लिए सोलर एनर्जी की आवश्यकता होती। और वाटर ऑन आवर प्लेनेट इज स्टोर इन मेजर रिजर्वायर लाइक एटमॉस्फियर, ओशियन, लेक्स, रिवर्स, सॉयल्स, ग्लेशियर, स्नोफील्ड एंड ग्राउंड वाटर। इतने सारे फॉर्मेट में पानी पाया जाता है, मतलब स्टोर है। वाटर मूव्स फ्रॉम वन रिजर्वायर, यहाँ आप देख रहे हैं, वन रिजर्वायर टू अनदर बाई द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अलग अलग प्रोसेस हैं, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, एडवेक्शन, प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन, रन ऑफ, इसके अलावा इनफिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। इतने सारे तरीकों से जो पानी है वो एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में जाता रहता है, मतलब ट्रांसफर होता रहता है। यहाँ रिजर्वायर का मतलब डैम वाला रिजर्वायर नहीं, वो भी पानी का एक स्टोरेज है, लेकिन भंडार या भंडार से तात्पर्य है, मतलब कोष से तात्पर्य है। जैसे कि ओशियन जो है वो एक बहुत बड़े रिजर्वायर हैं वाटर के, उसी प्रकार से नदियाँ एक छोटा क्षेत्र है, झील उससे भी छोटा है या झील के दायरे पर डिपेंड करेगा, तालाब जो है वो उससे भी छोटा है। तो ये आपने देख लिया। ग्लेशियर जो है वो अलग एक वाटर का रिजर्वायर है। अर्थ इज अ वाटरी प्लैनेट। हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, एक पानी से भरा हुआ ग्रह, इसे जलीय ग्रह कहा ही जाता है, तो वाटरी प्लैनेट है ऑफ सोलर सिस्टम। और इसीलिए जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वो नीले रंग की दिखाई देती है, उसकी सतह पर इतना ढेर सारा पानी है इस वजह से। अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर और हाउएवर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दिस इज अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स। लेकिन इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद हम पानी के लिए इतना हाई हाई करते हैं कि पानी का लेवल नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म होता जा रहा है, उसके बाद न जाने क्या होगा। फ्रेश वाटर जो पीने योग्य पानी है उसकी उपलब्धता पर इतना बहस होती है, पानी बचाओ। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये जो पूरा जल चारों ओर फैला हुआ है, 2/3 जो आपने देख लिया, तो ये पूरा हमारे काम का नहीं। इसमें से सिर्फ जो स्मॉल फ्रैक्शन इसका है, वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन जो है, वही सिर्फ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ हम उसमें नहीं है, बाकी जितने जीव हैं सब उसी पर आश्रित हैं। वाटर इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ अर्थ। ऑलमोस्ट 95% ऑफ टोटल वाटर, यहाँ देखिए 95% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज केमिकली बाउंड टू रॉक्स एंड डज नॉट साइकिल। वो वाटर साइकिल का हिस्सा ही नहीं बन पाता है। 95% जो है वो तो रॉक्स के साथ केमिकली बाउंड है, वो उनसे मुक्त नहीं हो सकता है, वो तो काम का नहीं हुआ। बाकी बचा 5%। अब 5% में से भी नियरली 97.3% इज इन द ओशियन। अब जो 5% था उसमें से भी 97.3% जो है वो ओशियन के अंदर रखा हुआ है और मात्र 2.1% जो है वो यहाँ देखिए, और 2.1% जो है वो पोलर आइस कैप में जमा हुआ है, मतलब फ्रोजन कंडीशन में। और 0.6% इज प्रेजेंट एज फ्रेश वाटर इन फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स, ग्राउंड एंड सॉइल वाटर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे उपयोग का पानी है वो कितना है, 0.6% है मात्र। तो ये सोचने वाली बात है कि पानी जो हमारे उपयोग का है वो कितना ज़्यादा मूल्यवान है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए, द ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ वाटर, माफ कीजिएगा, द ड्राइविंग फोर्सेज फॉर वाटर साइकिल आर सोलर रेडिएशन एंड ग्रेविटी। दोनों हैं यहाँ पे। मुख्य रूप से तो हम सोलर रेडिएशन को ही देखते हैं, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी भी इसमें अपना रोल प्ले करती है, उसके बिना भी ये पॉसिबल नहीं था। अब इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन आर टू मेन प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल। दीज आर टू प्रोसेस अल्टरनेट विथ ईच अदर। तो ये तो कॉमन फिनोमिना है। अब इसके बाद देखिए, ऑन एन एवरेज 84% ऑफ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ थ्रू ओशियन बाई इवेपोरेशन। एंड यहाँ देखिए उसका पूर्ति कैसे होता है। वाइल 77% इज गेन बाई इट फॉर प्रेसिपिटेशन, वाटर रन ऑफ फ्रॉम लैंड थ्रू रिवर टू ओशियन मेक अप 7%, विच बैलेंस द इवेपोरेशन डिफेक्ट ऑफ द ओशियन। ओशियन से भाप बनकर जो पानी उड़ता है वो 84% होता है, मतलब वाटर लॉस इतना ज़्यादा होता है। अब उसमें से 77% जो है वो वर्षा से फिर से प्राप्त हो जाता है, और बाकी जो बची कुची कसर है उसको नदियों के द्वारा पूरा कर दिया जाता है, या जो लैंड एरिया का वाटर है पहले रिवर्स में जाता है और रिवर्स के द्वारा वो ओशियन में उड़ेल दिया जाता है। तो 7% की जो कमी थी वो भी पूरी हो जाती है। तो ऐसा जो ओशियन का डिफेक्ट है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। ऑन लैंड इवेपोरेशन इज 16% एंड प्रेसिपिटेशन इज 23%। लैंड एरिया में अगर देखेंगे तो हमने एक्वाटिक सिस्टम में देखा, जो टेरेस्ट्रियल सिस्टम है उसमें अगर देखा जाए तो 16% की दर से इवेपोरेशन होता है और प्रेसिपिटेशन की जो रेट है वो 23%। अब यहाँ जो पूरा वाटर साइकिल है इसे आप, ये जो फिगर है मतलब ग्राफिकल फिगर है, इसके फॉर्मेट में देख सकते हैं। यहाँ किस प्रकार से फिनोमिना होते हैं। ये ग्राउंड वाटर है और ये सरफेस रन ऑफ है, ये प्रेसिपिटेशन है, यहाँ पे बादल बन रहे हैं। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है उसी के थ्रू बादल बन रहे हैं। और ये इवेपोरेशन कैसे होता है, ओशियन से होता है, लेक्स से होता है, स्ट्रीम्स से होता है। और ये जो वाटर साइकिल है इसमें ऊपर जाकर बादलों के रूप में इकट्ठा होता है। जो कंडेंसेशन होता है, अब ये देखिए ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स
जो पौधों के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है उससे जो वाष्प ऊपर जाती है या जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, मतलब कुल मिलाकर जो वाटर के साथ उसकी जो भाप के रूप में कंडीशन होती है, वेपर के रूप में स्थितियाँ होती हैं, वो यहाँ कंडेंस हो जाती है। तो बादल के रूप में कुल मिलाकर ये इकट्ठे होते हैं और बादल बरसते हैं, तो एक बार फिर से वर्षा प्राप्त होती है। और ये वर्षा का जल जो है ये बहते बहते कुछ तो ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो जाता है और कुछ जो है वो लेक्स और रिवर में चला जाता है, रिवर से ये ओशियन में फिर वापस चला आता है। तो ये सिंपल वाटर साइकिल है, यहाँ अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। The whole process in which water evaporate and falls on the land as rain and later flow back into ocean via river is known as water cycle. ये पूरा सिस्टम है। As water flows through or over rocks containing soluble mineral, some of them get dissolved in the water. Thus river carry many nutrients from the land to the sea. अब हम लोग ये सोचते हैं कि जो ओशियन है या जो सीज हैं उनमें किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेवल बना रहता है, क्योंकि पानी तो वहाँ स्थिर है, बहता हुआ पानी है नहीं। नई जो पानी की खेप है वो कहाँ से आती है? नदियों से आती है। और नदियाँ जहाँ जहाँ से गुजरती हैं वहाँ से मिनरल इकट्ठा करते चलती हैं, मतलब जिस भी एरिया से गुजरेंगी वहाँ पे वो पानी से अपना घर्षण पैदा करती है, तो चट्टानों में जो मिनरल है वो इनके पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और ये जब ओशियन में पहुँचते हैं तो वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें इससे पोषण प्राप्त होता है इन्हीं मिनरल्स से। ये आपने देखा। Solar radiation plays a important role, most important role in water cycle. Solar radiation initiates water cycle and evaporating water. Humidity is the measure of moisture content in the air. Humidity जो है ये क्या है? एक तरह का measure है जो कि moisture content जो air का है उसको दिखाता है। The device used for measuring the humidity, measuring of humidity is hygrometer या इसी को साइक्रोमीटर भी कहा जाता है। मतलब हाइग्रोमीटर से हम क्या करते हैं? आर्द्रता को नापते हैं, यानी जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करते हैं। The water cycle is driven primarily by the energy from the sun. The solar radiation drives the cycle by evaporating water from the ocean, lakes, river and even the soil. It forms water droplet and clouds where water droplets eventually gain enough mass to fall back to the earth. तो यही सिस्टम है पूरा। जब एनफ मास को गेन कर लेते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स तो वो सीधे सीधे पृथ्वी पर आ गिरते हैं, यानी प्रेसिपिटेशन जो है वो प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। तो वाटर साइकिल के बाद नाइट्रोजन साइकिल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 78% हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों ओर, इसमें नाइट्रोजन गैस मौजूद है। और यहाँ आप देखिए कि नाइट्रोजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स इसेंशियल टू लाइफ लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए एंड सम विटामिन्स। ड्यूरिंग लाइटनिंग, अब नाइट्रोजन आसमान में है, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो वो पृथ्वी पर कैसे आ जाती है? कई सारे फिनोमिना होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। पहला तो इसमें है बिजली का चमकना। ये जो लाइटनिंग का प्रोसेस होता है इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट होता है ऊपर। और ये जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, लाइटनिंग होती क्यों है ये भी आप जानते ही हैं। बादल के दो गुच्छे जो हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं, टकराते हैं और उसके बाद पहले तेज बिजली आपको चमकती हुई दिखाई देती है जो कि असल में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और उसके बाद इनके टकराने की जो गड़गड़ाहट है वो आपको सुनाई देती है। तो ये तो हम देखते हैं नीचे से। ऊपर ये होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर वहाँ क्रिएट होता है ऐसी कंडीशन में, और इसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने लगती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। और बादल में वर्षा की बूंदें होती हैं, ये बरसाती बादल होते हैं, तो पानी के साथ ये घुलकर जमीन पर पहुँच जाते हैं, ऐसे होता है। तो यही फिनोमिना है। अब यहाँ इसको आप थोड़ा अच्छे ढंग से देख लीजिए। यहाँ बताया गया कि टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएट इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे बनते हैं? क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो दोनों आपस में मिलने लगती हैं। दीज ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड एंड फॉल ऑन लैंड अलॉन्ग विथ रेन। अब यहाँ पर जब ये वाटर के साथ डिजॉल्व होता है तो नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड जैसे जो खतरनाक अम्ल हैं वो तैयार होते हैं, और ये जो वर्षा की बूंदें हैं उनके साथ पानी में घुलकर नीचे की ओर पहुँचते हैं, यानी जमीन को प्राप्त होते हैं। ये है हमारे नाइट्रोजन साइकिल का पहला चक्र। और प्लांट जनरली टेक अप नाइट्रेट एंड नाइट्राइट एंड कन्वर्ट देम इनटू एमिनो एसिड। अब प्लांट्स क्या करते हैं, ये जो नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट है इसको ग्रहण करते हैं और इसके बाद इससे एमिनो एसिड को बनाते हैं, मतलब उनका फॉर्मेशन करते हैं, विच आर यूज टू मेक प्रोटीन। और ये प्रोटीन बनाने में सहयोग करता है। आप जानते हैं कि एमिनो एसिड जो है ये प्रोटीन के लिए बेसिक यूनिट है। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड रिक्वायर्ड बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सेल का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म किस बात के, तो इसलिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स जो है उनको शामिल कर लिया जाए तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन तो होने चाहिए ही। ब्रॉडली लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आल्सो साइकिल्स फ्रॉम गैसियस फेज टू सॉलिड फेज। ठीक है, इसका जो साइकिलिंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है, गैसियस फेज से लेकर सॉलिड फेज तक होता है, देन बैक टू गैसियस फेज, और उसके बाद एक बार फिर से ये गैसियस फेज में वापस कर दी जाती है, यानी एटमॉस्फेयर में लौट आती है थ्रू द एक्टिविटी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ देखिए, साइकिलिंग ऑफ नाइट्रोजन इज वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
देयर आर 5 मेन प्रोसेसेस विच इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन साइकिल आर एलिबोरेटेड बिलो। तो यहाँ पे एलिबोरेशन को एक बार देख लेते हैं। पहले तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब इसमें आप देखिए, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, अ फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स। तो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन जो है वो कैसे होता है? पहले तो लाइटनिंग होती है, या फिर कंबस्टन और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो है उनसे भी ऐसा होता है, वो भी यही फिनोमिना दोहराते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से भी नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये ज़मीन तक पहुंचती है। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कैसे होता है? तो एट हाई टेम्परेचर, जैसा कि वायुमंडल में हुआ था वैसे ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में भी हो जाता है। एट हाई टेम्परेचर मतलब 400 डिग्री सेल्सियस या उससे एबव, एंड हाई प्रेशर मतलब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज ब्रोकन इनटू एटमॉस्फेरिक, माफ कीजिएगा, एटॉमिक नाइट्रोजन विच देन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये आपका इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, अमोनिया में उसको कन्वर्ट करना, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे वो कम्बिनेशन बना लेती। बैक्टीरियल फिक्सेशन कैसे होता है? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया। एक तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, इसमें राइजोबियम इन अ रूट, और इसको लेगुमिनस, जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में ये पाए जाते हैं, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। तो इनके द्वारा जो बैक्टीरियल फिक्सेशन है इसको किया जाता है। इसके अलावा जो नॉस्टॉक एजेटोबैक्टर, यहाँ आप देख रहे हैं एजोबैक्टर, और इसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया कैन कंबाइन एटमॉस्फेरिक और डिजॉल्व नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन टू फार्म अमोनिया। तो यहाँ भी ये हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन बनवा देते हैं जिससे कि अमोनिया जनरेट हो जाती है। नाइट्रिफिकेशन क्या है इसको देख लेते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट बाय नाइट्रोसोनोमास एंड नाइट्रोकोकस। ये 2 बैक्टीरिया हैं और रेस्पेक्टिवली इनके द्वारा जो नाइट्रोजन है ये पहले तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रेट में कर देता है नाइट्रोसोनोमास, और नाइट्राइट में इसको कन्वर्ट करने का काम ये नाइट्रोकोकस नाम के बैक्टीरिया का होता है, रिस्पेक्टिवली इसीलिए दिया हुआ था। अनदर सॉइल बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर कैन कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट। तो कौन सा बैक्टीरिया किस रूप में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। एसिमिलेशन क्या होता है? तो इन दिस फिनोमिना या प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा, और दीज मॉलिक्यूल्स मेक द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। पहले ये मॉलिक्यूल्स जो है ये सेल्स बनाते हैं, सेल्स के बाद टिश्यूज बनाते हैं, और इससे पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो बन जाता है। तो ये हमने देखा है एसिमिलेशन को। अब इसके बाद देख लीजिए अमोनिफिकेशन को। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड, उनका जो उत्सर्जन का काम होता है उससे, और दीज वेस्ट प्रोडक्ट एज वेल एज डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो वेस्ट मटेरियल है इसके अलावा उनका जो डेड रिमेन होता है, मतलब उनकी अगर डेथ हो गई तो उनका जो शरीर में से निकलने वाला अवसाद है उसकी बात करें तो आर कन्वर्टेड बैक इनटू इनऑर्गेनिक अमोनिया बाय द बैक्टीरिया। उसको एक बार फिर से बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हेल्प इन दिस प्रोसेस। और लास्ट में होता है डीनाइट्रिफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन में कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट बैक इनटू गैसियस नाइट्रोजन। जो नाइट्रेट्स हैं उनका कन्वर्जन हो जाता है एक बार फिर से, और वो गैसियस नाइट्रोजन में, यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसके तौर पे तब्दील हो जाते हैं, और यही प्रक्रिया कहलाती है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइव डीप इन सॉयल नियर द वाटर टेबल एज दे लाइक टू लाइव इन ऑक्सीजन फ्री मीडियम। और डीनाइट्रिफिकेशन इज रिवर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का रिवर्स फिनोमिना है, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन एक बार फिर से रिलीज हो जाती है, जो फिक्स की गई नाइट्रोजन थी वो वापस मुक्त हो जाती है। तो ऐसे होता है पूरा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप फिगर देख ही रहे हैं, इसमें वही चीज़ दर्शाई गई है, इसको अलग अलग ढंग से देखिए। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अलग अलग फिनोमिना के थ्रू, मतलब लाइटनिंग के द्वारा या वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा ये ज़मीन तक पहुँचती है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका डीनाइट्रिफिकेशन लास्ट में हो रहा है। टेरेस्ट्रियल जो फूड वेब है उसमें ये शामिल हो जाती है। फ्रेश वाटर वाला जो नाइट्रोजनस वेस्ट सॉइल में है उनका अमोनिफिकेशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया और फंगी दोनों ही ये काम करते हैं। और उसके बाद नाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया के द्वारा हुआ था उससे फिर यहाँ अलग अलग ढंग से वो जो भिन्न भिन्न चरण है उससे गुजरते हुए अंत में डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये वायुमंडल में रिलीज हो जाती है। फर्टिलाइजर्स जो है उनके द्वारा आप देख रहे हैं मैरीन फूड वेब जो है उसमें ये शामिल हो जाती है, ओशियन में चली जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कार्बन साइकिल को देख लेते हैं। कार्बन साइकिल जो है इसमें द सोर्स ऑफ ऑल कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, माफ कीजिएगा, इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। कार्बन जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी जीवन को चलाने के लिए। तो कार्बन प्राप्त कहाँ से होता है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वहीं से हम कार्बन को प्राप्त करते हैं और कहीं से नहीं मिल सकता। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में सॉल्युबल होता है। देयरफॉर ओशियन आल्सो कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए ओशियन में भी एक घुली मात्रा में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। द ग्लोबल कार्बन साइकिल कॉन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। पहले तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस,
और ग्रीन प्लांट्स जो है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक मैटर यानी फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये करते क्या है, जो एटमॉस्फेयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अपना फोटोसिंथेसिस का जो फिनोमिना है इसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद इनऑर्गेनिक कार्बन जो है इसको ऑर्गेनिक मैटर में ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो तो उनका भोजन हो गया और बाकी ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देते हैं। एनुअली 4.9 इंटू 10⁻13 किलोग्राम, यहाँ ध्यान से देखिएगा कितना बड़ा आंकड़ा है। 4.9 इंटू 10⁻13 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड बाई ग्रीन प्लांट्स ऑफ एंटायर बायोस्फीयर। मतलब कितनी बड़ी भूमिका हरे पौधे निभाते हैं। और फॉरेस्ट एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बन फिक्स्ड बाई ट्रीज रिमेन्स, यहाँ आप देखिए, रिमेन स्टोर इन देम फॉर लॉन्ग ड्यू टू देयर लॉन्ग लाइफ साइकिल। पौधे का जीवन काल इंसानी जीवन की तरह से या किसी सामान्य जीवों की तरह से नहीं होता है, ये सैकड़ों साल तक जिंदा रहते हैं। मतलब कुछ पौधों की जो आयु है वो तो आदमी ऐसे काउंट भी नहीं कर सकता, वो हजारों साल के आयु वाले हो सकते हैं। तो इतने लंबे समय तक वो कार्बन को स्टोर करके रखते हैं, मतलब कार्बन का एक भंडार बने रहते हैं। मतलब कार्बन की मात्रा को और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को पूरे एटमॉस्फेयर में या पूरे इकोसिस्टम में बैलेंस करके रखते हैं। जैसे कि आप अमेजन के रेन फॉरेस्ट को ही देख लीजिए, वो आज के नहीं है, किसी बहुत समय पीछे की जो घटना है उसमें उनका जनरेशन हुआ है, वो उगे हुए हैं और तब से लेकर अब तक वो कार्बन सिंक के तौर पर काम कर रहे हैं। अब इसके बाद आप देखिए रेस्पिरेशन को, तो respiration is carried out by all living organism. It is a metabolic process where food is oxidized to liberate energy, carbon dioxide and water. तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें कार्बन साइकिल अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। द एनर्जी रिलीज फ्रॉम रेस्पिरेशन इज यूज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा, सभी को चाहिए ये। और इसीलिए कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में सिंपली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है। डिकम्पोजिशन में क्या है, तो ऑल द फूड एसिमिलेटेड बाय एनिमल्स और सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय देम कम्प्लीटली। ऐसा नहीं होता है कि जितना भी फूड वो एसिमिलेट करते हैं, मतलब चाहे वो पौधे हों या जीव जंतु हों, पौधे के द्वारा वो एसिमिलेट किया जाता है या फिर सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, तो वो पूरा उनके मेटाबॉलिज्म में काम नहीं आता है। उसका एक जो सीमित दायरा है, मतलब सीमित मात्रा है, उसी को वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। अ मेजर पार्ट इज रिटेन बाय देम एज देयर ओन बायोमास विच बिकम अवेलेबल टू डिकम्पोजर ऑन देयर डेथ। बाकी जो हिस्सा है वो उनके शरीर में स्टोर रहता है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उन्हें खाने वाले, उन्हें डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर्स होते हैं वो उसे प्राप्त कर लेते हैं। द डेड ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड CO2 इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाई डिकम्पोजर्स। तो ये भी होता है, डिकम्पोजर्स जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिलीज कर देते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म है वहाँ से। अब इसके बाद कंबस्टन को देख लीजिए, तो बर्निंग ऑफ बायोमास रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। तो जंगल में लगने वाली आग जो है वो पौधों को तो नष्ट करती ही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी बेहिसाब बढ़ा देती, क्योंकि पौधे कार्बन सिंक होते हैं और जब उन्हें जलाया जाएगा तो कार्बन वहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ये भी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है। तो द ग्लोबल कार्बन साइकिल हैज़ बीन इंक्रीजिंगली डिस्टर्ब बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली सिंस बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इरा। सही बात है, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल इरा की शुरुआत हुई है तब से हमने सिर्फ डेवलपमेंट के पीछे भागना सीखा है और हमारा जो डेवलपमेंट का पाथ है वो एक डिस्ट्रक्टिव पाथ, या ये कहना सही रहेगा कि वो डिस्ट्रक्शन से ही होकर गुजरता है। मतलब हम जो डेवलपमेंट के लिए शर्तें रखे हुए हैं वो सिर्फ हमारी नेचर को डिस्ट्रक्ट करने वाली है। और ऐसी स्थिति में हम हरे पौधों को लगातार नष्ट करते जा रहे हैं जो कि कार्बन सिंक का काम कर रहे थे, और हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का जो रिलीज होने का प्रोसेस है वो तेज हो गया है। तो एब्जॉर्ब करने वाले घटक समाप्त हो रहे हैं और जो उसका प्रोडक्शन है वो तेज रफ्तार में हो रहा है, तो मात्रा बढ़ेगी और इसीलिए एटमॉस्फेरिक डिसबैलेंस पैदा हो रहा है। मतलब जो एटमॉस्फेरिक कार्बन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें हम बढ़ोतरी कर रहे हैं और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग का जो हल्ला है वो मचा हुआ है और तमाम और भी दिक्कतें हैं। ये तो एक सीधा दिखने वाली दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। Large scale deforestation and ever growing consumption of fossil fuel by growing numbers of industries, power plants and automobile are primarily responsible for increasing emission of carbon dioxide. Or carbon dioxide has been continuously increasing in atmosphere due to human activity such as industrialization, urbanization and increasing use of number of automobiles. ये चीज़ यहाँ repeat हो गई। और this is leading to increased concentration of CO2 in atmosphere which is a major cause of global warming. आप जानते ही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, इस तरह की जो ये गैसियस स्टेट होती है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जो पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेरिक लेयर है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है और सनलाइट की कुछ जो हीट है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखती है ताकि पृथ्वी पर टेम्परेचर का बैलेंस बना रहे। तो अगर उसमें जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाली गैसें हैं उनकी मात्रा बढ़ने लगे तो वो ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर स्टोर करने लगेंगी, यानी गर्मी को अपने अंदर सोख कर रख लेंगी और वापस
लौटने नहीं देंगी, यानी जो उनका रिफ्लेक्शन है उसको नहीं होने देंगी। तो ऐसी स्थिति में जो तापमान है वो बढ़ने लगेगा, मतलब तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी और यही ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य वजह है। इसे हमने देखा। आगे चलते हैं। कार्बन साइकिल यहाँ बना हुआ है, ये चित्र है और अच्छा खासा हरा भरा जो दृश्य है वो दिखाई दे रहा है। इसमें सिर्फ समस्या यहाँ पे है, बाकी तो ठीक। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, मतलब पौधे जो है वो क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है उसको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और इसके बाद सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना भोजन बना लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन इनके अंदर स्टोर रहता है और जब इनका मतलब इन पर आश्रित रहने वाले जो जीव हैं उनका विनाश होता है, वो मरते हैं, तो उनके अंदर का जो संचित कार्बन है वो डिकम्पोजर्स के द्वारा खपत कर लिया जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में एक बार फिर से रिलीज कर दी जाती है। अब इन हरे पौधों को खाने वाले जो वेजिटेरियंस हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर हैं, वो रेस्पिरेशन जब अपना करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो एक तो ये फिनोमिना है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वापस लौट रही है। दूसरा जो डिकम्पोजर्स के द्वारा होता है वो भी है, और प्लांट रेस्पिरेशन जो है उसमें भी ऐसा हो सकता है। ठीक, इमिशन जो फैक्ट्री से हो रहा है वो सबसे बड़े तादाद में हो रहा है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी सब तो नेचुरल फिनोमिना है जो कि आपस में बैलेंस होकर चलता रहता है, लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा है ये सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। यहीं से सारी दिक्कतों की शुरुआत हुई है। और दूसरे नंबर पर है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन ही मुख्य जड़ कही जा सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या ज़्यादा कमाने के साधनों की खोज भी जनसंख्या वृद्धि का ही एक नतीजा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए ऑक्सीजन साइकिल को। तो ऑक्सीजन इज अ वेरी एविडेंट एलिमेंट on our earth. It is found in the elemental form in the atmosphere to extent of 21%. It also occurs extensively in the combined form in the earth crust as well as also in the air in the form of carbon dioxide. मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रचुर मात्रा में, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ 21% ऐसे कॉम्बिनेशन के तौर पे हम देखते हैं। बाकी अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें भी ये कंबाइंड फॉर्मेट में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी ऑक्साइड जो विभिन्न धातुओं के या मिनरल्स के मिलते हैं तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो ऑक्सीजन ये अर्थ के क्रस्ट में भी मौजूद है। और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का जो पूरा कॉम्बिनेशन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये कार्बन और ऑक्सीजन से बनने वाला एक कंपाउंड है, तो इसमें भी ऑक्सीजन का रोल है। अब यहाँ और भी चीज़ों को आप देखिए। तो इन द क्रस्ट इट इज़ फाउंड एज द ऑक्साइड ऑफ मोस्ट मेटल एंड सिलिकॉन। यहाँ देखिए मोस्ट मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनमें ये घुली हुई होती है, यानी मिली हुई होती है। ऑक्साइड बनेगा कैसे, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो ही बनेगा। एंड सिलिकॉन एंड आल्सो एज कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एंड अदर मिनरल। इट इज़ आल्सो एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट, मतलब लिपिड। इन सब में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। बट वेन वी टॉक ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल, जब हम ऑक्सीजन साइकिल के बारे में बातचीत करते हैं, वी आर मेनली रिफरिंग टू द साइकिल दैट मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। अब ऑक्सीजन फॉर्म द एटमॉस्फेयर इन इज यूज अप इन 3 प्रोसेस। माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज यूज अप इन 3 प्रोसेसेस, निमली कंबस्टन, रेस्पिरेशन एंड इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। 3 तरह के प्रोसेस यहाँ पर होते हैं। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर इन ओनली 1 मेजर प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। यही समस्या है। ऑक्सीजन जो है वो इतने तरीकों से प्राप्त हो सकती है, मतलब कंबस्टन इतने तरीकों में इस्तेमाल हो सकती है। कंबस्टन में इस्तेमाल होती है, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने में इस्तेमाल होती है। ये तो इसका नेचुरल इस्तेमाल है, बाकी जो आर्टिफिशियल है वो तो तमाम है। लेकिन एटमॉस्फेयर को रिटर्न हम कैसे करते हैं, तो रिटर्न करने का सिर्फ एक तरीका है, फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन साइकिल बना हुआ है और ऑक्सीजन साइकिल में यहाँ आप देख सकते हैं शुरुआत इसकी कहाँ से होती है। ये सम ऑक्सीजन इज मेड इन द एटमॉस्फेयर व्हेन सनलाइट ब्रेक डाउन वाटर। तब जो कुछ ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में बनती है। और मोस्ट अवेलेबल ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट ऑन लैंड एंड फाइटोप्लैंक्टन्स ऑन द ओशियन सर्फेस। जो काम पौधे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में करते हैं वही काम फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो ओशियन यानी जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वहाँ पर करते हैं। अब इसके बाद जो प्लांट लैंड पे हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और मोस्ट ऑक्सीजन इज स्टोर इन द ऑक्साइड मिनरल ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल। जो अर्थ का क्रस्ट है और मेंटल का जो अपर लेयर है वहाँ पे ये ज़्यादातर ऑक्साइड के फॉर्म में स्टोर रहता है, मतलब मिनरल्स के ऑक्साइड। और ये जो पूरा एरिया है इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। बट यहाँ आप देखिए, बट इज़ बाउंड टू रॉक एंड अनअवेलेबल फॉर यूज़। ये अवेलेबल नहीं होता है, मतलब ये साइकिल का हिस्सा नहीं बनता है, ये स्थिर रहता है, ये रॉक्स के अंदर बाउंड है, इसको रिलीज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम जो ऑक्सीजन साइकिल है उसमें गिनते ही नहीं। और ऑक्सीजन इज यूज बाय एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरिया, फायर, डिकम्पोजिशन एंड इवन रस्टिंग मेटल, मतलब ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है उन सब में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। और फाइटोप्लैंक्टन्स
यहाँ आप देख रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन्स फ्लोटिंग एन द सरफेस ऑफ द ओशियन। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये ओशियन के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, या जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन तैयार कर रहे हैं जैसे हरे पौधे करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया। ये ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है आप भी जानते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में इसकी मेन प्रेजेंस होती है। हालांकि जो ट्रोपोस्फीयर हमारा है उसकी भी अपर लेयर में इसकी कुछ मात्रा पाई जाती है, लेकिन मेनली इसको अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। अब ओजोन लेयर क्या है, तो ऑक्सीजन के 3 अलग अलग एटम जो है वो जब मिलकर एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, तो यही जो कंबाइंड मॉलिक्यूल है O3, इसी को कहते हैं ओजोन मॉलिक्यूल। अब एलिमेंटल ऑक्सीजन इज नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर ऑक्सीजन को हम देखें तो नॉर्मली जो इसका फॉर्मेट हम देखते हैं वो होता है O2, यानी डाई एटॉमिक ही होती है, 2 एटम इसमें पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। हाउएवर इन अपर रीचेस ऑफ एटमॉस्फेयर अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड। जब हम ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो 3 एटम वाला हो गया है। कैसे, तो दिस वुड मीन फार्मूला ऑफ O3 एंड दिस इज कॉल्ड ओजोन, और यही होती है ओजोन। Unlike the normal diatomic molecule of oxygen, ozone is poisonous, and we are lucky that it is not stable nearer to the earth surface. मतलब हम भाग्यशाली हैं कि ये अर्थ सरफेस के क्लोज में नहीं है, क्योंकि ये जहरीली होती है। ये मनुष्य के फेफड़ों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह से विषैली है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। लेकिन ये जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और हमें प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हमारे लिए उपयोगी। अब यहाँ आप ये देखिए कि बट इट परफॉर्म एंड इसेंशियल फंक्शन वेयर इट इज़ फाउंड। जहाँ पर ये पाई जाती है वहाँ पर इसका एक महत्वपूर्ण रोल है, और वो आप सभी जानते हैं। इट एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन, और दिस प्रिवेंट थ्रू हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर दे मे डैमेज मेनी फॉर्म ऑफ लाइफ। जो सोलर रेडिएशन है उसकी जो हानिकारक विकिरण है या हानिकारक जो रेज है वो जब धरती पर पहुँचेंगी तो यहाँ के ऑर्गेनिज्म पर गलत प्रभाव डालेंगी। रिसेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट दिस ओजोन लेयर वॉज गेटिंग डिप्लेटेड। इसका डिप्लेक्शन स्टार्ट हो गया है और वो लंबे समय से हो रहा है। जब बड़े पैमाने पर हो गया तो हमें मालूम हुआ। और देखिए वेरियस मैन मेड कंपाउंड्स लाइक CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन कंपाउंड हैविंग बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच आर वेरी स्टेबल एंड नॉट डिग्रेडेड बाई एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से ये डिग्रेड नहीं हो पाता है। तो जब डिग्रेडेशन होगा ही नहीं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, लंबे समय तक बना रहता है। नुकसानदेह ही है, ओजोन को ख़त्म करने वाला है, ओजोन को ये डिजॉल्व कर देता है, ऑक्सीजन अलग कर देता है उससे। तो ऐसी कंडीशन में ये जब लंबे समय तक रहेगा तो लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगा। वेयर फाउंड टू परसिस्ट इन द एटमॉस्फेयर वंस दे रिच द ओजोन लेयर दे वुड रिएक्ट विथ ओजोन मॉलिक्यूल। दिस रिजल्टेड इन अ रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड रिसेंटली दे हैव डिस्कवर अ होल इन ओजोन लेयर एबव एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है उसके ऊपर एक बड़ा सा होल ये ऑब्जर्व किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, और वो अमेरिका जितना बड़ा था ऐसा बताया गया। हालांकि उसमें कमी आई है, कुछ जो पिछले वर्षों के शोध हैं उसमें ये मालूम हुआ है। अब ये सोचने वाली बात है कि एंटार्क्टिका और आर्कटिक क्षेत्र जो है वहाँ तो आबादी और पॉल्यूशन जो है वो बहुत कम है, मतलब आबादी नहीं के बराबर है। थोड़े बहुत लोग जो आसपास पाए जाते हैं बस उतने ही, आमतौर पर जीवन की उपस्थिति नहीं है जो पोल्स हैं वहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर पॉल्यूशन तो इतना ज़्यादा है नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और तमाम मतलब ओजोन को नुकसान पहुँचाने वाले वहाँ पर फ्रिज कूलर AC हैं, ऐसा नहीं। तो फिर छेद वहाँ पर कैसे हो गया? क्यों नहीं वो जो इक्वेटर के आसपास वाले या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पर हुआ? ऐसा नहीं हुआ। तो इसके पीछे रीज़न है। अब इसको भी हम देखेंगे, पहले यहाँ पर देख लीजिए। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इफ द ओजोन लेयर dwindles further, but many people think that it would be better not to take chances. These people advocate working towards the stopping all further damage to ozone layer. ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो उपाय हैं वो चल रहे हैं। Ozone composed of 3 atoms of oxygen is found both in Earth upper atmosphere यानी stratosphere and ground level troposphere. It can be good or bad depending on where it is found. मतलब ओजोन जो है वो दोनों ही स्थितियों में पाई जाती है। ये ट्रोपोस्फियर मतलब नीचे जो सरफेस हमारा है जहाँ पे हम सांस इत्यादि लेते हैं उस जगह पर भी पाई जाती है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के तौर पे, और बाकी इसकी जो नेचुरल जगह है वो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, वहाँ पर तो ये पाई ही जाती है। अब गुड ओजोन कौन सी होती है? तो गुड ओजोन वही है जो स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद है। ये जितने भी सन के अल्ट्रावायलेट रेज हैं, हानिकारक रेडिएशन है, उसको रोक कर रखती है। वेयर इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट शील्ड अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन डिप्लेटिंग गैसेज लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोज, इसके अतिरिक्त और इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। खासतौर पे इसमें CFC और HFC को ही हम देखते हैं, HCFC को देखते हैं।
और डिस्ट्रॉय दिस प्रोटेक्टिव शील्ड एंड कॉज द होल इन द ओजोन। ये जो हानिकारक केमिकल्स हैं ये क्या करते हैं, ओजोन को नष्ट करते हैं और इससे एक होल वहाँ पे तैयार हो गया है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम टू फेस डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। मतलब यहाँ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उसके इस्तेमाल को नियंत्रित करना और रोकना, ये इसका उद्देश्य था और ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और किगाली अमेंडमेंट के अंतर्गत भारत ने भी इसको स्वीकार किया। बैड ओजोन कौन सी होती है ये आपने देख ही लिया है, जो हमारे नीचे वाले ट्रोपोस्फियर के नीचे वाली लेयर में यानी अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पर पाई जाए अगर, तो इसकी जो उपस्थिति है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, ये पॉइजनस होती है, आपने पहले ही देखा था। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की हैसियत से यहाँ बन जाती है। मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हेन पॉल्यूटेंट इमिटेड बाई कार, पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट एंड अदर सोर्सेज रिएक्ट केमिकली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब ये केमिकली रिएक्ट करने लगते हैं सनलाइट के साथ, जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, तो इससे बनती है ओजोन और वो नुकसानदेह। सरफेस लेवल ओजोन इज हार्मफुल एज एयर पॉल्यूटेंट, मतलब जो एयर पॉल्यूटेंट है बिल्कुल उसी तरह से ये भी नुकसानदेह मानी जाती है। अब इसके बाद देखिए फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो द अपर स्ट्रेटोस्फीयर कॉन्सिस्ट ऑफ कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ ओजोन यानी O3 विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यहाँ आप देख रहे हैं ये इसकी जो वेवलेंथ है वो दे रखी है 255 नैनोमीटर, ठीक, इसे आपने देखा। कमिंग फ्रॉम द सन, दीज रेडिएशन कॉज स्किन कैंसर, मेलानोमा इसको कहा जाता है। ये ह्यूमंस में स्किन कैंसर के लिए या जितने भी सेल से संबंधित डिस्टर्बेंस होते हैं बॉडी में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ओजोन शील्ड, और इसीलिए ज़रूरी है कि हम बचे रहें, इसके लिए आवश्यक है कि ओजोन शील्ड को मेंटेन रखा जाए हर हाल में। ओजोन इज इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये हम जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति है। नाइट्रोजन के बाद सेकंड पोजीशन पे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन ही है, 21% अप्रॉक्सीमेटली। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करता है, और यही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और ऑक्सीजन का जो आपस में रिएक्शन है इसकी वजह से जो 3 ऑक्सीजन एटम वाला मॉलिक्यूल है वो तैयार होता है, जिसे कि हम ओजोन कहते हैं। दीज ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। तो ये होता है, और ओजोन इज thermodynamically unstable and decomposes to molecular oxygen. The main reason of ozone layer depletion is believed to be the release of chlorofluorocarbon compound यानी CFC। मेन रीज़न यही है, also known as freons। इसे फ्रेऑन के नाम से भी जाना जाता है। रेफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। आजकल AC सबको चाहिए तो उसमें भी इस्तेमाल होती है। These compounds are non-reactive, non-flammable, non-toxic organic molecule, therefore used in refrigerator, air conditioner, in the production of plastic foam and by the electronic industry for cleaning agent, cleaning एजेंट के तौर पे, या जो कंप्यूटर पार्ट है उनको क्लीन करने वाले जो एजेंट हैं उनके तौर पे इनका इस्तेमाल होता है। मतलब बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल यूज़ होता है और घरेलू अप्लायंसेज जो है उनमें इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये जहरीली नहीं होती, मतलब मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कहीं से नहीं है, और इसीलिए इसको हम इसमें जो घरेलू उपकरण है, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं या फैक्ट्री में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये ओजोन के लिए उतना ही जहरीला है। अब ओजोन होल की चर्चा कर लेते हैं। तो 1980 का जो समय था उस समय एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट जो हैं वो एंटार्क्टिका में वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, और उन्होंने ये डिप्लेक्शन देखा था। मतलब इसको ओजोन होल के तौर पे हम जानते हैं। तो साउथ पोल पर सबसे पहले इसको देखा गया था। इट वाज फाउंड दैट अ यूनिक सेट ऑफ कंडीशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। इन समर सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मेथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन मोनोऑक्साइड। यहाँ आप देख रहे हैं कैसे ये तैयार हुआ। तो इन समर सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मेथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन एटम्स फॉर्मिंग क्लोरीन सिंक प्रिवेंटिंग मच ओजोन डिप्लेक्शन। मतलब यहाँ होता क्या है, जो यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और मेथेन है, ये बड़े पैमाने पर क्लोरीन का उत्पादन करने लगते हैं और इसकी वजह से ओजोन डिप्लेक्शन यहाँ बढ़ जाता है। वेयर एज इन विंटर स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड, माफ कीजिए समर सीजन जो है यहाँ पे सीजन में ही डिपेंड करता है, गर्मी की मात्रा और ठंडी की मात्रा पे डिपेंड करता है। तो जो गर्मी का सीजन होता है उस समय जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड और मेथेन है ये आपस में रिएक्ट करते हैं और क्लोरीन के एटम को यहाँ पे बनने से रोकते हैं, मतलब क्लोरीन का प्रोडक्शन रोकते हैं। तो इससे जो समर सीजन है वहाँ गनीमत रहती है, ओजोन डिप्लेक्शन को ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। वेयर एज इन विंटर, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड कॉल्ड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड आर फॉर्म ओवर एंटार्क्टिका। जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पर क्या होता है, ये क्लाउड्स जनरेट हो जाते हैं जिन्हें कि ध्रुवीय स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कहा जाता है। दीज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स प्रोवाइड सरफेस ऑन विच क्लोरीन नाइट्रेट फॉर्म गेट्स हाइड्रोलाइज्ड। यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोलाइज टू फॉर्म माफ कीजिएगा हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देते हैं जिस पर कि क्लोरीन का फॉर्मेशन और जो हानिकारक एलिमेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन तैयार हो जाता है
और इसके बाद ओजोन का डिप्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें सोचने वाली बात यही थी कि ध्रुवों पर ये ज़्यादा क्यों हुआ, तो ध्रुवों पर ठंडी जलवायु पाई जाती है और ठंडी के मौसम में ये अच्छी तरीके से हो सकता है गर्मी के मौसम की तुलना में। समर सीजन में इसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर जो अन्य कंपाउंड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ जो है ये ध्रुवों पर ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए होल भी पहली बार आइडेंटिफाई किया गया तो वो पोल पर ही मिला था। इफेक्ट ऑफ डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर देख लेते हैं। तो विद द डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर मोस्ट यूवी रेडिएशन फिल्टर्स इनटू ट्रोपोस्फियर। यूवी रेडिएशन लीड टू एजिंग ऑफ स्किन। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं कि कैटरैक्ट्स, इसके अलावा ग्लूकोमा, इस तरह की आँख की बीमारियाँ, रेटिना का खराब होने तक का जो काम है वो शुरू हो जाता है। सनबर्न हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, किलिंग ऑफ मेनी फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो मारे जाएंगे, प्रवाल विरंजन होने लगेगा, कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाएगी, डैमेज टू फिश प्रोडक्टिविटी, सब कुछ नष्ट होने लगेगा। अब सीधी बात है कि फाइटोप्लैंक्टन्स अगर प्रभावित होंगे तो इनकी तादाद वैसे भी सीमित है और इन पर निर्भर रहने वाले जू प्लैंक्टन्स भी खाए बिना मरने लगेंगे और जू प्लैंक्टन्स मरेंगे तो छोटी मछलियाँ जो है वो भूखी रह जाएंगी, फिर जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वही डिस्टर्ब हो जाएगा। ये आपने देखा। तो सब कुछ यहाँ फूड चेन में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बीच में से अगर आप एक कड़ी को निकाल देंगे तो इससे पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। It also increase evaporation of surface water through the stomata of the leaves and decrease the moisture content of soil। मतलब तेज जो सोलर रेडिएशन है उसकी जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो क्या करेंगी, ये जो सरफेस वाटर है उसका इवेपोरेशन तेजी से चालू कर देंगी। इसके अलावा जो पत्तियों से इवेपोरेशन होता है, मतलब पत्तियों के रंध्रों से जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वो भी तेज हो जाएगी, तो पौधों में भी पानी की कमी, जमीन में भी पानी की कमी हो जाएगी। तो पानी जो ग्राउंड वाटर है और जो सरफेस वाटर है वो खत्म होने लगेगा, इवेपोरेट होने लगेगा। इंक्रीज इन यूवी रेडिएशन डैमेज प्लांट एंड पेंट एंड फाइबर्स काजिंग देम टू फेड फास्टर। ये रंगों को हल्का करने वाला भी होता है यूवी रेडिएशन। अब आप ऐसे भी देख लीजिए, जो सनलाइट, तेज सूर्य की रोशनी है, उसमें आप किसी रंगीन कपड़े को कुछ समय तक टांग दीजिए, कुछ समय का मतलब है कुछ दिन तक टांग दीजिए, उसका रंग हल्का पड़ जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सोलर रेडिएशन है वो उसमें से रंगों को भी अवशोषित कर रहा है। तो ये इतना नुकसानदेह होता है और ये दो प्रकार का है। यहाँ आप देख रहे हैं UVA, UVB, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो वेराइटी है इसे आप देख रहे हैं, और CFC मालिक्यूल यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो फिगर है इसको बड़ा कर लेते हैं। ओजोन लेयर का डिप्लेक्शन हमें देखना है। तो ओजोन लेयर आपकी यहाँ पे है, ये अर्थ की शील्ड है जो कि UV रेज को प्रोटेक्ट, मतलब रोक कर अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। ये आपका स्ट्रेटोस्फियर है और यहाँ पे ट्रोपोस्फियर। अब ओजोन डिप्लेटिंग जो केमिकल्स हैं वो यहाँ पाए जा रहे हैं, जिसमें कि CFC है। CFC के स्रोत के तौर पे एरोसॉल हो गया, रेफ्रिजरेटेंट्स हो गए, सॉल्वेंट्स हो गए। HCFC है, हेलोन्स हैं, और मेथिल ब्रोमाइड भी ये काम करता है जो कि पेस्टिसाइड के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये ओजोन डिप्लेटिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और ये ओजोन के जो 3 अणु हैं उनको डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब वो अलग अलग O2 में तब्दील हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, मतलब O3 का जो कॉम्बिनेशन है उसी को तोड़ दे रहे हैं। तो इससे ओजोन परत वहाँ पर पतली होने लग रही है। यही पूरा फिनोमिना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या है। ये महत्वपूर्ण है, ICAP इसको शॉर्टकट में कहा जाता है। 8 मार्च 2019 का है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ डेवलप्ड एंड लॉन्च द इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP ड्यूरिंग 2019 विच इज़ इन लाइन विद द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2021। ठीक है। और द ICAP एम टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड विजन towards cooling across sector including space cooling in buildings and cold chain encompassing inter alia reducing cooling demand, refrigerant, यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, इन्हेंसिंग एनर्जी इफिशियंसी एंड बेटर टेक्नोलॉजी ऑप्शन विथ अ 20-year टाइम होरिजन। ठीक है। तो 20 सालों का ये पूरा प्लान है और इसमें जो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है इसके तौर पे हम इसे देखते हैं। 2019 के समय में इसको तैयार किया गया था। 8 मार्च 2019 की तारीख है। कभी कभी तारीखें भी पूछ ली जाती हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन ईव ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे, यानी 16 सितंबर की जो तारीख है, रिलीज ड्राफ्ट इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। मतलब ओजोन दिवस के मौके पर 16 सितंबर की तारीख में ये जो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है इसका ड्राफ्ट पेश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इट मेक्स इंडिया द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप सच अ डॉक्यूमेंट। इस प्रकार का डॉक्यूमेंट जारी करने वाला भारत पहला देश बन गया। और ICAP इज अ लॉन्ग टर्म विजन टू एड्रेस द कूलिंग रिक्वायरमेंट अक्रॉस सेक्टर्स, reducing cooling demand by 20 to 25% and refrigeration demand by 25 to 30% by the year 2037। जो टारगेट है वो 2037 तक का है। आर द गोल ऑफ दिस प्लान। तो ये हमने देखा, ये लॉन्ग टर्म विजन है और इसमें कम से कम 20 to 25% ये जो कूलिंग डिमांड है इसको कम करने का लक्ष्य रखा गया है और जो रेफ्रिजरेशन की डिमांड है उसको 25 to 30% रिड्यूस करने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। देखने वाली बात है कि इसमें से हम कितना अचीव कर पाते हैं।
अब गंगा एक्शन प्लान को भी देख लीजिए। तो गंगा एक्शन प्लान जो है ये यहाँ आप देख रहे हैं, इट वाज द फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान दैट वाज टेकन अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 1985। ये 1985 में लाया गया था। टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी बाय द इंटरसेप्शन, डाइवर्जन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। जो घरेलू सीवेज है, मतलब घरेलू हमारा दैनिक कचरा है, या औद्योगिक जो सीवेज है वो भी इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि डोमेस्टिक सीवेज की बात की गई है तो उसका ट्रीटमेंट करके पानी को शुद्ध बनाना है नदी का, क्योंकि जितना भी कचरा है वो विभिन्न नालों या अलग अलग सीवर्स के द्वारा नदियों में पहुँचता है और नदियाँ दूषित होती हैं। तो यहाँ इसको डोमेस्टिक सीवेज जो है इसके ट्रीटमेंट को टारगेट बनाया गया था। द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इज एन एक्सटेंशन टू गंगा एक्शन प्लान। इट एम्स टू क्लीनिंग द गंगा रिवर अंडर गंगा एक्शन प्लान फेज 2। ये पूरी इंफॉर्मेशन है। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी यानी NRGBA, इट वाज फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2009। ये 2009 में ये अथॉरिटी बनाई गई थी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जो 1986 का हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसी के अंतर्गत इस अथॉरिटी को बनाया गया था। यहाँ आप देखिए, इट डिक्लेयर द गंगा एज अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, और इसी के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था कि गंगा जो है वो भारत की नेशनल रिवर है। क्लीन गंगा फंड क्या है? तो इन 2014 इट वाज फॉर्म फॉर द क्लीनिंग अप द गंगा, सेटिंग अप ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एंड कंजर्वेशन। यहाँ आप देख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ द रिवर। ये सब कुछ करना, मतलब उसे स्वच्छ करना, वेस्ट का ट्रीटमेंट करना, जो प्लांट वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट करके जो उपचारित पानी है उसी को नदी तक जाने देना, और इसके साथ साथ जो बायोडाइवर्सिटी इसकी है, बायोटिक डाइवर्सिटी रिवर के अंदर है, उसको प्रिजर्व करना। ये सब इसके टारगेट थे। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं भुवन गंगा वेब एप्लीकेशन के बारे में। ये है क्या चीज़? तो इट इंश्योर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक इन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंटरिंग इनटू रिवर गंगा। तो पब्लिक को इसमें कोई विशेष इंटरेस्ट है नहीं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं वो भी सिर्फ किताबों में पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं, और वास्तव में इसमें योगदान देने वाले लोग बहुत कम हैं, चाहे वो सरकारी महकमे की तरफ से हो या लोगों की तरफ से हो। नागरिक की हैसियत से हम ही कितना उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देख लेते हैं। जब हमने डेवलपमेंट का अपना ढांचा तैयार किया और डेवलपमेंट की इंडस्ट्रियल इरा स्टार्ट हुई थी, तब हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि हम जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को चूस रहे हैं, वैसे एक दिन इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा डेंजर हमारे सामने क्रिएट हो जाएगा। मतलब पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो हो चुका है। तो अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें जितने भी टारगेट रखे गए हैं वो इतने आसान नहीं है। अब इन्हें आप देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ केस ऑफ इंटर जनरेशनल सस्टेनेबिलिटी या सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर क्या है, ये एक तरह की सेंसिबिलिटी है जिसमें कि हम संसाधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि रिसोर्सेज हमारे लिए भी काफ़ी हों और हम उन्हें अच्छे तरीके से यूज़ करके अपना जीवन चला पाएँ, और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी बचा कर रखें। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन कॉन्सेप्ट। और इसमें छिपी हुई बात यह है कि हम अर्थ को भी और जो हमारी मदर नेचर है उसको भी प्रोटेक्ट करते रहें, क्योंकि जब हम रिसोर्सेज का एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करेंगे, जितना हमें चाहिए सिर्फ उतना ही, तो हम लंबे समय तक अपने इकोसिस्टम को बनाए रख पाएंगे, नहीं तो जल्दी ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और है कि आने वाली जनरेशन के नाम पे सिर्फ कुछ लोग जो है वो अपने लड़के बच्चे या जो ह्यूमन बीइंग है उन्हीं के बारे में सोचते हैं कि सिर्फ उन्हीं के लिए हम बचा रहे हैं, और यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके लिए हम बचा रहे हैं। आने वाली जो आगे की पीढ़ी है उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु तक सब आते हैं, तो उन सब के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख रहे हैं और अपने यूज़ भी कर रहे हैं। ऐसा हम मैनेजमेंट करके चले तो उसको हम कहेंगे सही अर्थ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। तो ये जो SDG है ये न्यू यूनिवर्सल सेट ऑफ गोल्स हैं, टारगेट इसमें रखे गए हैं, इंडिकेटर्स हैं, और दैट UN मेंबर स्टेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू यूज टू फ्रेम देयर एजेंडा एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर यानी 2030। इसका जो टारगेट है वो 2030 तक का है, और 15 साल के लिए इसको बनाया गया था, मतलब 2015 में इसको आकार दिया गया और वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। पहले क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चल रहे थे जो कि थे MDG, और वो जब एक्सपायर कर गए 2015 में तो उसके बाद SDGs को ले आया गया यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इनका जो टोटल नंबर है वो 17 है ये टोटल। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG आर ऑफिशियली नोन एज ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनका फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं। देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसोसिएटेड विथ 169 टारगेट एंड 304 इंडिकेटर्स। इसमें 169 टारगेट हैं। ठीक है, गोल्स तो अलग हैं, वो तो मोटे तौर पे बता दिया गया कि ये काम हमें करना है, पुअर्टी खत्म करनी है, भोजन की उपलब्धता सब तक पहुंचानी है, शिक्षा मुहैया करानी है, ये सब हमने कह दिया। लेकिन उसके अंदर जो टारगेट है वो कुल मिलाकर 169 है। यहाँ आप देख रहे हैं 169, और 304 इंडिकेटर्स हैं।
दिस इंक्लूड द फॉलोइंग गोल। अब इसमें कौन कौन से गोल्स हैं इनको मोटे तौर पे ही देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, टू एंड हंगर दूसरा वाला जो गोल है उसको देख लीजिए। पहले में गरीबी मिटाएंगे, चाहे वो जिस भी रूप में हो। दूसरे में हम भुखमरी मिटा देंगे, अचीव फूड सिक्योरिटी को अचीव करेंगे, एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसी में कहा गया है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसको भी हम प्रमोट करेंगे, इसलिए ये भी चर्चा का विषय है और इसके बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड वाले को देखिए, टू इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल स्टेज, ये काम करेंगे। टू इंश्योर इंक्लूसिव, यहाँ देखिए इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, शिक्षा की अच्छी पहुंच सब तक मुहैया कराएंगे, योग्य और समुचित शिक्षा सभी को प्राप्त हो इसे सुनिश्चित करेंगे। टू अचीव जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल, जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ावा देंगे, मतलब लैंगिक समानता, और इसका तो जो टारगेट है उसको भारत ने अचीव कर लिया है जो सेक्स रेशियो है उसके मामले में। अभी जो फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है, अभी सेंसस का डाटा तो रिलीज हुआ नहीं है नया वाला, लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की तादाद अपने देश में ज़्यादा हो गई। मतलब जो रेशियो था 1000 पर हम लोग देखते थे तो वो ज़्यादा हो गया, मतलब महिलाओं की तादाद बढ़ी है। अब ये अलग बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना हो पाया है, या जो जेंडर इक्वेलिटी है जो कि सही अर्थ में समानता की बात है वो कहाँ तक पूरी हो पाई, तो उसमें तो हम पीछे हैं निश्चित रूप से। अब इसके बाद आगे देखते हैं, 5वें नंबर का जो गोल है उसको हमने देख लिया, वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वेलिटी की बात कही गई थी। इसके बाद 6वें नंबर के टारगेट को देखिएगा, मतलब गोल को देखिएगा, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, जल सबके पहुंच में हो, मतलब पीने योग्य जल, उपयोग के लिए, इस्तेमाल के लिए जल, और सैनिटेशन की पहुंच सब तक हो, स्वच्छ सभी लोग रहें। टू इंश्योर एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल, रिलेबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, इतने सारे तरह की जो समुचित, मतलब एक सही तरीके की ऊर्जा है उस तक सभी लोगों की पहुंच हो। वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, रिलेबल भी होनी चाहिए, सस्टेनेबल भी होनी चाहिए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी होनी चाहिए। थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है क्योंकि ये सारी चीज़ें एनर्जी के साथ जुड़कर कभी नहीं मिल पाती। अगर वो ज़्यादा रिलेबल होती है, सस्टेनेबल होती है, तो वो लागत प्रभावी नहीं होती है, मतलब वो अफोर्डेबल नहीं हो पाती है, ज़्यादातर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। दिक्कत की बात ये है। इसके बाद 8वें नंबर के पॉइंट को देखिएगा, मतलब गोल को देखिएगा, टू प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। ये सब जो यहाँ पर आप गोल देख रहे हैं ना, 17 हैं टोटल, ये बिल्कुल आइडियल स्टेज वाले हैं। इनको बनाते समय जो भी बनाने वाले लोग थे वो बिल्कुल आदर्श सोच रखकर चल रहे थे कि ये आइडियल कंडीशन है, इनको कभी भी पूरी तरह से अचीव नहीं किया जा सकता है, और यही असलियत है। इसका अगर 50% भी कोई कंट्री अचीव कर ले रही है तो बहुत बड़ी बात है, तब भी वो अपने अंदर बहुत सुधार ले आ देगी। लेकिन 50% भी ज़्यादातर देश जो है वो अचीव नहीं कर पाए। एक तो कोविड आ गया बीच में, तो सारी चीज़ें वैसे भी अस्त व्यस्त हो गई। अब इसके बाद देखिए 9वें नंबर के पॉइंट को, टू बिल्ड रीसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फास्टर इनोवेशन। इसके बाद 10वें नंबर के पॉइंट को देखिए, टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज विद इन, यहाँ आप देखिए विद इन एंड एमंग कंट्रीज, मतलब देश के भीतर जो इनइक्वालिटी है उसको मिटाना, रिड्यूस करना, कम से कम मिटाने की बात नहीं कही गई है लेकिन रिड्यूस करने की बात कही गई है कि कम करेंगे, और एमंग कंट्रीज, देशों के बीच में भी जो भेदभाव है उसको कम करना, ये इसका उद्देश्य है। ये है टारगेट नंबर, गोल नंबर 10। इसके बाद गोल नंबर 11 को देखिएगा, टू मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रिसाइलेंस एंड सस्टेनेबल। ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है उसको सेफ बनाना, रिसाइलेंस बनाना, इसके अलावा जो सस्टेनेबल ढांचा उनका है उसके तौर पे उन्हें विकसित करना। टू इंश्योर सस्टेनेबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, ये भी 12वें गोल के तौर पे है। 13वें गोल में कहा गया कि टू टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। ये एक चीज़ है जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए महत्वपूर्ण तो सभी है, इसमें डेवलपमेंट के ढांचे को सही ढंग से चलाने के लिए बनाए गए गोल्स हैं, लेकिन यहाँ इन्वायरमेंट की हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे काम की चीज़ें निकल कर आती हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज का जो पूरा प्रोसेस तेज़ गति से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि होगा, लेकिन अभी वो रैपिडली हो रहा है, तो उसकी रफ्तार को कम करना ये हर हाल में ज़रूरी है। इसके लिए अर्जेंट एक्शन लेना, इसीलिए यहाँ पर अर्जेंट एक्शन की बात कही गई। और इसके बाद 14 नंबर का जो गोल है इसको देखिएगा, टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज़ द ओशियन, सी एंड मैरिन रिसोर्सेज, क्योंकि ये भी सीमित है और अगर ये नष्ट हो गए तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी। टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यहाँ पे जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है इसको स्टोर करके, मतलब इसको प्रिजर्व करके रखने की बात कही गई थी, इसका सस्टेनेबल यूज़ करने की बात की गई थी, वो सब हमने देखा। उसी तरीके से प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब फॉरेस्ट को हम सस्टेनेबली मैनेज करें, उनके संसाधनों का उतना ही इस्तेमाल करें जिससे कि वो भविष्य के लिए बचे रहें, और डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करें, एंड हाल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन एंड हाल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस,
ये सब जो काम है ये करने की ज़रूरत है। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको हाल्ट करना ये ज़रूरी है, तो ये इसमें रखा गया है। इसके अलावा जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हर हाल में रोकने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों की बात की गई है गोल नंबर 15 में। गोल नंबर 16 क्या कहता है? इसमें कहा गया कि टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल्स। और लास्ट में जो 17 नंबर का गोल है वो असल में इन सारे गोल्स का एक साथ कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे दिखा दिया गया है। कहा गया है कि टू स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आपसी सहयोग देशों का होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, और कुल मिलाकर एक संयुक्त प्रयास हमें करना होगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए। भले ही हर देश के लिए अलग अलग टारगेट बना दिए गए, लेकिन हर देश की अपनी ज़रूरतें हैं, पर मिलकर काम करने से ही हम इन्हें अचीव कर सकते हैं। ये हमारे 17 नंबर के गोल में कहा गया। अब इन्हें यहाँ पर फिगर वाले फॉर्मेट में, मतलब ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखा दिया गया है, कलरफुल तरीके से दिखाया गया है ताकि आप बेहतर समझ सकें। चित्र बने रहते हैं तो दिमाग को ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें याद रहती। यहाँ आप देख रहे हैं कि नो पुअर्टी ये पहला गोल है, जीरो हंगर ये सेकंड है, इसके बाद थर्ड वाला जो है इसमें गुड हेल्थ और वेलबींग की बात की गई है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, छठवें नंबर पे क्लीन वाटर सैनिटेशन है, यहाँ पे अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात की गई है, यहाँ पे डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री इनोवेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो इनइक्वलिटी है उसको रिड्यूस करने की, मतलब देश के अंदर और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनइक्वलिटी जो है उसको मिटाना। इसके बाद सस्टेनेबल सिटीज़ और जो कम्युनिटीज़ हैं उनका जो फंडा है वो दिखाई दे रहा है 11वें नंबर पे। 12वें में आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन। इसके बाद क्लाइमेट एक्शन जो है ये 13 है, ये पूछा जा सकता है। 14 जो है वो लाइफ बिलो वाटर है, उसको प्रिवेंट करके रखना। इसके बाद लाइफ ऑन लैंड, इसको बचा कर रखना और समुचित मात्रा में इस्तेमाल। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति बहाल करना, सभी के लिए न्याय की पहुँच, मतलब न्याय सब तक पहुँचाना, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाना जो कि सभी को सुविधाएं उपलब्ध करा सके। और अंत में पार्टनरशिप फॉर द गोल। यही है 17 सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिन्हें कि हमें 2030 तक प्राप्त करना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एजेंडा 21 को देखना आवश्यक हो गया है, ये महत्वपूर्ण है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे कि UNCED कहा जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट या रियो कॉन्फ्रेंस या अर्थ समिट, कई नामों से इसको जाना जाता है। हेल्ड इन 1992 इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील का जो रियो डी जेनेरियो शहर है जो कि इसकी राजधानी भी है, वहाँ पर इसे हेल्ड किया गया था 1992। रियो +20 आल्सो हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 2012। रियो +20 मतलब रियो +10 और रियो +20 क्या है? ये 1992 के हर 10 साल के अंतराल पर होने वाले कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो रियो +20 जो कि 1992 के ठीक 20 साल बाद हुआ था, वो फिर से रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2012 में। समिट रिजल्टेड इन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो एजेंडा 21 इसका पहला डॉक्यूमेंट था, दूसरा रियो डिक्लेरेशन था ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स थे इसमें तीसरे नंबर पे। ये तीन चीज़ें यहाँ से डॉक्यूमेंट के तौर पे या रिजल्टेंट के तौर पर निकलकर सामने आती हैं। फॉलोइंग लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट वर ओपन फॉर सिग्नेचर इन दिस समिट। तो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट जो है वो कौन कौन से हैं, इन्हें देख लीजिए। पहले तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जो कि CBD शॉर्टकट में कहा जाता है। UNFCCC यानी फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD मतलब डेजर्टिफिकेशन को रोकना, कम करना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये तीन यहाँ पर है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। Environment and Development Conference was held in the year 1992 in Rio de Janeiro, capital of Brazil. It is also called Earth Summit. इसी को Earth Summit भी कहा जाता है. The conference was organized to commemorate the 20th anniversary of Stockholm Conference. अब ये जो है ना, ये Stockholm Conference जो हुआ था उसकी 20वीं एनिवर्सरी को यहाँ याद करने के लिए या सेलिब्रेट करना कहना सही रहेगा, तो उसे याद करने के उद्देश्य से ऑर्गेनाइज की गई थी। मतलब जो प्रतिबद्धताएं, जो कस्में हमने वहाँ पर खाई थी, उसको याद करने का समय था, तो यहाँ पर हमने 1992 में इसे ऑर्गेनाइज किया था। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं। द कंट्रीज इन्वॉल्व एडॉप्टेड एन एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नोन एज एजेंडा 21। और एजेंडा 21 इज ए नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान। ध्यान दीजिएगा, बाइंडिंग एक्शन प्लान और नॉन बाइंडिंग ये पता होना चाहिए कौन सा है कौन सा नहीं। ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन का नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जो संबंध है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। इट्स एम टू, यहाँ आप देखिए, इट्स एम इज़ टू कंजर्व वर्ल्ड्स इन्वायरमेंट इन 21st सेंचुरी। जो 21st सेंचुरी का ये पूरा टाइम चल रहा है, इसमें पूरी दुनिया के इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, ये इसका मेन टारगेट है एजेंडा 21 का। 21 यहाँ पे क्या है, ये 21 जो सेंचुरी है, मतलब 21वीं शताब्दी है, उसको दर्शाता है। This plan was prepared in Rio de Janeiro, Brazil in year 1992 during an event on UNCED, United Nations Conference on Environment and Development. There are 300 pages document in which there are 40 chapters being categorized into 4 groups.
300 पेज से भी ज़्यादा का ये डॉक्यूमेंट था और इसमें करीब 40 चैप्टर्स थे, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरीज थी जिनको कि 4 ग्रुपों में बांटा गया था। 4 ग्रुप कौन कौन से हैं तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे सर्वे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये पहला है। दूसरा वाला जो ग्रुप है उसमें देखिए आप स्ट्रेस एंड जेनरस कैपिटल ट्रांसफर, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये थोड़ा सा क्रम यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। पहले वाले पॉइंट को हमने यहाँ पर देखा है, तो सर्वे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। सेकंड वाला जो है वो पुअर्टी रिडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इन डेवलपिंग कंट्री, ये है। और थर्ड वाले में फिर स्ट्रेस ऑन जेनरस कैपिटल ट्रांसफर है। इसके बाद जो फिफ्थ, यहाँ पे असल में फिफ्थ नहीं है बल्कि फोर्थ है, तो फूड, क्लीन वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी टू एवरीवन। वही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये फाउंडेशन है उसका। अब अर्थ समिट को देख लेते हैं। तो अर्थ समिट क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, आल्सो नोन एज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, द रियो समिट एंड रियो कॉन्फ्रेंस एंड अर्थ समिट, पुर्तगीज के तौर पे अगर देखा जाए तो इसको इको 92 के तौर पे भी जाना जाता है। वाज अ मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो फ्रॉम June 3 to June 14, 1992। 3 जून से लेकर 14 जून तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अर्थ समिट वाज क्रिएटेड एज अ रिस्पॉन्स ऑफ मेंबर स्टेट टू कोऑपरेट टुगेदर इंटरनेशनली ऑन डेवलपिंग इशू, माफ कीजिएगा, ऑन डेवलपमेंट इश्यूज आफ्टर द कोल्ड वार और ड्यू टू इश्यूज रिलेटिंग टू सस्टेनेबली, यहाँ आप देख रहे हैं सस्टेनेबिलिटी being too big for individual member state to handle, Earth Summit was held as a platform for the other member state to collaborate। तो अर्थ समिट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे मेन पर्पस क्या था वो दिया हुआ है, और साथ में इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कब से कब तक चला, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए, द अर्थ समिट रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। इसमें जो 3 डॉक्यूमेंट निकल कर आते हैं, एजेंडा 21 तो है ही है, इसके अलावा फॉरेस्ट प्रिंसिपल है और रियो डिक्लेरेशन है। अब मोर एवर इंपॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट कौन से हैं रियो कन्वेंशन के, वर ओपन फॉर सिग्नेचर। तो पहला इसमें कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है यानी CBD है, उसके बाद फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है UNFCCC, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये इसमें तीसरा है। द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑफन शॉर्टेंड टू रियो डिक्लेरेशन, was a short document produced at 1992 United Nations Conference on Environment and Development UNCED, informally known as Earth Summit। ठीक है, तो ये बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है। अच्छा, इसमें बड़ी बात क्या है? द रियो डिक्लेरेशन कॉन्सिस्टेड ऑफ 27 प्रिंसिपल्स। इसके बारे में थोड़ी सी नई जानकारी, टू गाइड कंट्रीज इन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये जो 27 प्रिंसिपल्स थे ये गाइड करने के उद्देश्य से बनाए गए थे। इट वॉज साइन बाई ओवर 175 कंट्रीज। द रियो कॉन्फ्रेंस विच अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन टुक प्लेस फ्रॉम 3 to 14 जून। 3 जून से लेकर 14 जून तक के चलता है 1992 में। सब्सिक्वेंटली द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ मेड ट्वाइस टू एक्सेस द प्रोग्रेस made in implementing the principle of document, first in New York City in 1997 during the General Assembly session of United Nations and then Johannesburg in 2002। बार बार इसकी बैठकें होती हैं ताकि ये हम समीक्षा कर सकें, रिव्यू ले सकें कि ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, एजेंडा 21 इज ए नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन विच रिगार्ड टू, यहाँ देख रहे हैं आप, विथ रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It is a product of Earth Summit, UN Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992, और it is an action agenda for UN यानी United Nation, other multilateral organization and individual governments around the world that can be executed at local, national and global levels। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मतलब एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये एजेंडा 21 और रियो अर्थ समिट के बारे में, उसे हमने देखा। आगे चलते हैं। अब यहाँ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इनिशिएटिव इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रा इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। मतलब यहाँ पे जो जितनी भी गवर्नमेंट इसमें अपना सिग्नेचर की हुई हैं तो वो अपना ओन लोकल एजेंडा डेवलप करेंगी, मतलब उनका खुद का होगा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। इट्स एम इनिशियली वाज टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाई 2000 विद द 21st इन एजेंडा इज 21st या 21 जो है ये रिफर करता है ओरिजिनल टारगेट को, जो कि 21st सेंचुरी के लिए बनाए गए थे। मतलब 21वीं शताब्दी में अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करना, यही इसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे चलते हैं। Rio+20 कॉन्फ्रेंस को देख लेते हैं, बैकग्राउंड इसका पहले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक अचीवमेंट इंटर्ड द ग्लोबल डिस्कोर्स अराउंड द 1980s। The first UN Conference on Environment and Development UNCED was organized in 1992 in Rio de Janeiro, Brazil। और ये हमने पीछे ही देखा था, द समिट लेवल मीटिंग, ये समिट लेवल मीटिंग्स थी जिसमें कि इंटर आलिया अडॉप्टेड द एजेंडा 21 which became the global template for promoting sustainable development in subsequent years।
तो एजेंडा 21 के बारे में हमने बात कर ली है, लेकिन रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस भी उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसकी चर्चा हो रही है। द UNCET और रियो अर्थ समिट as it popularly come to be known was followed by World Summit on Sustainable Development WSSD held in Johannesburg in 2002 with the aim give यहाँ आप देख रहे हैं with the aim give further inputs, माफ कीजिएगा, inputs to the sustainable development paradigm, और द समिट केम अप विथ जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन एंड जोहान्सबर्ग प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जिसे कि GPOI कहा जाता है। तो ये रियो अर्थ समिट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे कि हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है वो एटमॉस्फेयर का है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को हम लोग देख रहे हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। अब यहाँ पर टेबल वगैरह जो है उसके बारे में कहा गया है, तो ये NCERT से लिए गए तथ्य हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेज चेंजेस इन the higher layer of atmosphere in such a way that oxygen will be almost in negligible quantity at the height of 120 km. Similarly, carbon dioxide and water vapor are found only up to 90 km from the surface of earth. तो जो अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है उसकी भी डेंसिटी और उसमें भी जो गैसियस अमाउंट है वो हमेशा एक जैसा या एक बराबर मात्रा में बना नहीं रहता है। धीरे धीरे ऊपर जाने के साथ साथ जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो गैसियस डेंसिटी है वो घटती जाती है। मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी कम होती जाती है और वो सघन नहीं रह जाता है। इसके पीछे अर्थ की ग्रेविटी ही काम करती है। जहाँ तक अर्थ का ग्रेविटेशन बढ़िया तरीके से काम करता है वहाँ तक गैसियस स्टेट जो इनकी है वो सघन अवस्था में पाई जाती है, और जैसे जैसे अर्थ की ग्रेविटी कम होने लगती है वैसे वैसे जो गैसों का आवरण है वो भी ढीला पड़ने लगता है। तो ये यहाँ पर मेन रीज़न है। और आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो परमानेंट गैसेस एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं उनका कांस्टिट्यूएंट यहाँ पे दिया हुआ है, फार्मूला दिया है, और परसेंटेज वॉल्यूम जो है वो दिया है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम दिया हुआ है। नाइट्रोजन, इसका फार्मूला N2 है, मतलब एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम पाए जाते हैं। 78.08% टू बी एग्जैक्ट ये वॉल्यूम का जो परसेंटेज है वो दिया हुआ है। इतना ये एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती है। ऑक्सीजन जो है ये 20.95% इतना इसका अमाउंट होता है। इसके बाद थर्ड पोजीशन पे आर्गन है, AR से इसको डिनोट करते हैं, ये एक इनर्ट गैस है, और 0.93% इसका जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में रहता है। इसके बाद आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, ये फोर्थ पोजीशन पे है, 0.03 हम लोग पढ़ते हैं लेकिन एग्जैक्टली इसको 0.036% कहा जाता है। तो ये फोर्थ पोजीशन पे वॉल्यूम वाइज यहाँ पर दी हुई है। नियॉन, ये भी एक इनर्ट गैस है, तो नियॉन जो है इसका अमाउंट 0.002%, और हीलियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका जो अमाउंट है वो 0.0005% है। ये मुख्य गैसें हैं, मतलब परमानेंट गैसें हैं जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, और इनका जो वॉल्यूम वाइज परसेंटेज है वो यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ और गैसों के नाम दिए हैं, जैसे कि क्रिप्टॉन है, यहाँ क्रिप्टो दिया हुआ है, KR क्रिप्टॉन। ये भी एक इनर्ट गैस है, आइडियल गैस है, 0.001% इसका अमाउंट होता है। और इसके नीचे एक और गैस का नाम दिया है, एक नहीं बल्कि 2 है, ये जिनॉन और हाइड्रोजन दोनों है। तो जिनॉन जो है ये भी एक इनर्ट गैस है और 0.00009% इसका अमाउंट है। हाइड्रोजन यानी H2, तो इसका 0.00005% ये वॉल्यूम वाइज यहाँ पे परसेंटेज जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो दे रखा है। यहाँ एक ग्राफ बना हुआ है और इस ग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। जैसा कि ज़्यादातर जो इस तरह के ग्राफ होते हैं उसमें एक्सिस बने होते हैं, तो यहाँ भी बना हुआ है, इसमें X एक्सिस है और Y एक्सिस है। और Y एक्सिस जो है उसमें हम एल्टीट्यूड को देख रहे हैं, यानी हाइट कैसे बढ़ रही है, लगातार ऊपर की ओर जा रही है। यहाँ आप एल्टीट्यूड को देख रहे हैं जो कि किलोमीटर में, और नीचे आप टेम्परेचर को देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ ये मालूम हो रहा है कि किस प्रकार से टेम्परेचर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। और साथ में यहाँ जो ये डॉटेड लाइन दी हुई है इससे हम स्पीयर्स को देख रहे हैं। पहले तो ट्रोपोस्फियर है, इसके नीचे यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर का ज्वाइंट है वो पाया जाता है। यहाँ से स्ट्रेटोस्फियर ये पूरा रेंज है। इसके बाद फिर यहाँ पे मेसोस्फियर है, पूरा ये दायरा जो है ये मेसोस्फियर का है। यहाँ पे रेंज भी दी हुई है, 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, उसके बाद 10 से 50 स्ट्रेटोस्फियर, फिर 50 से 80 मेसोस्फियर मध्यमंडल, और उसके बाद फिर 80 से लेकर 400, और फिर ये कोई रेंज नहीं है, आगे खुला ही रहता है। जो इसकी आउटर रेंज है उसको यहाँ गिना नहीं जाता है क्योंकि धीरे धीरे करके ये स्पेस में जाकर डिजॉल्व हो जाता है, इसका बॉर्डर नहीं पता चल पाता है, तो वो एक्सोस्फियर होता है, बहिर्मंडल। ये हमने यहाँ पर देखा। आगे चलते हैं। यहाँ आप देखिए ये गैसों का जो अमाउंट है तो हमने देख ही लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को थोड़ा डिटेल में देखने की आवश्यकता है। तो हमने ये तो जाना कि एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट टाइप की लेयर्स से बना हुआ है और इसमें गैसें हैं। गैसों के अलावा और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि कार्बन के कण, धूल के कण, जलवाष्प, ये सब भी पाए जाते हैं। डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो डेंसिटी के डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है? वही अर्थ की ग्रेविटी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जहाँ तक बढ़िया काम करता है वहाँ तक गैसें चिपक कर रहती हैं, अदरवाइज छोड़कर अर्थ को जाने लगती हैं। तो ऐसे में वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है उसकी डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर
टेम्परेचर कंडीशन, मतलब जो तापमान की स्थितियाँ उसी पर ये मेनली डिपेंड करता है। इसमें ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है और एक्सोस्फियर। The troposphere is the lowermost layer of atmosphere. Its average height is 13 kilometer and extend roughly to a height of 8 kilometer near the pole and about 18 kilometer at the equator. पृथ्वी पर चारों ओर इसकी मोटाई एक जैसी नहीं होती है। 8 किलोमीटर ये पोल के आसपास मोटा होता है और इसके अलावा 18 किलोमीटर जो है ये इक्वेटर तक फैला होता है। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि हीट ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट। यहाँ पे जो थिकनेस ट्रोपोस्फियर की है उसको ज़्यादा होने के पीछे मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है हीट का ट्रांसपोर्ट। हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट, और ये जो कन्वेक्शनल करंट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पाई जाती है। दिस लेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। ये जो लेयर होती है, माने ट्रोपोस्फियर की जो लेयर होती है, ये क्लाइमेटिक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब इसी में पाई जाती हैं। यहाँ डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर ये सब कुछ मिलता है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। All changes in climate and weather take place in this layer. The temperature in this layer decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 मीटर of height. 165 मीटर की हाइट अगर आप ऊपर तय करते हैं तो औसतन 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो घटने लगता है, मतलब उतनी कमी आने लगती है। अब यहाँ आपने देखा कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। पूरा जो बायोस्फीयर है वो इसी पर आधारित है। नेक्स्ट, द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपॉज। The air temperature at the tropopause is about -80 degree Celsius over the equator and about -45 degree Celsius over the pole. इतना कम हो जाता है, कम होते होते। The temperature here is nearly constant and hence it is called the tropopause. मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एक तरह से पॉज कंडीशन में चला आता है, स्थिर हो जाता है, जैसे उसको वहीं पर रोक दिया गया। The stratosphere is found above the tropopause and extend up to the height of 50 kilometer. One important feature of stratosphere is it contains the ozone layer. और स्ट्रेटोस्फीयर में जितनी दूर तक ओजोन लेयर मौजूद होती है उतना एरिया जो है वो गर्म होता है। वजह आप जानते हैं, सोलर रेडिएशन को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, उसी से अपनी खुराक प्राप्त करती है और अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करती है। तो टेम्परेचर तो यहाँ बढ़ेगा ही। तो जो एकदम से एक डिग्री करके टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ तापमान ज़्यादा पाया जाता है। दिस लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड शील्ड लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फ्रॉम द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो इंटेंस हार्मफुल फॉर्म एनर्जी का होता है उससे ये हमें प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर की बात हो रही है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसके बाद मेसोस्फीयर का नाम आता है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है, विच एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला होता है। और वंस अगेन टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। और यहाँ पर फिर से एक बार टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब उसका वही सेम फिनोमिना चलने लगता है। एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें डिक्रीजिंग का जो प्रोसेस है वो होगा। और रिच अप टू -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते जाते ये -100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फीयर इज नोन एज मेसोपॉज। तो ये आपने देख लिया। द आयनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ये जो रेंज है इसमें आयनोस्फीयर पाया जाता है। और इट कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल हैं, मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हैं, वो पाए जाते हैं जिन्हें कि हम आयंस कहते हैं। एनायन और कैटायन, मतलब जो प्लस और माइनस चार्ज वाले आयंस होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो पाए जाते हैं और इसी वजह से इसको आयनोस्फीयर कहा जाता है। तो रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर। जो रिफ्लेक्शन रेडियो वेव्स का होता है वो यहीं से होता है, आयनोस्फीयर से ही होता है। यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर वापस लौटती है। टेम्परेचर हियर स्टार्टिंग इंक्रीजिंग विथ हाइट। और यहाँ पर आते आते चूंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होते हैं, आवेश होता है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये जब इनके अंदर चार्ज पाया जाता है तो ये यहाँ पर आवेश के कारण गर्मी पैदा करते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करने लगता है, मतलब एक बार फिर से तापमान में वृद्धि हो जाती है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर एबव द थर्मोस्फियर इज नोन एज एक्सोस्फियर। और इसके ऊपर की जो सबसे बाहरी परत है उसको एक्सोस्फियर कहा जाता है। ये हाईएस्ट लेयर होती है, लेकिन ये बहुत ही मतलब इसके बारे में अगर देखा जाए तो बहुत कम मात्रा में ही हम लोग जानते हैं। ज़्यादातर हमने नीचे वाली लेयर्स की स्टडी करके रखी हुई है, लेकिन एक्सोस्फियर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। Whatever content are there, there are extremely rarefied in this layer। मतलब इसमें जो कुछ भी कंटेंट होता है, मतलब जितना भी कॉम्बिनेशन होता है, गैसियस कॉम्बिनेशन, वो बहुत ही रेयर होता है, यानी विरल होता है, रेरिफाइड होता है। एंड इट इज़ ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस। और धीरे धीरे करके ये बाह्य अंतरिक्ष में मर्ज हो जाती है। ग्रेजुअली इसका मर्जर जो है वो चलता रहता है। ऑल्दो ऑल लेयर ऑफ एटमॉस्फियर मस्ट बी एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन अस, जियोग्राफर्स आर कॉन्सर्न विद द फर्स्ट 2 लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। वैसे तो देखा जाए तो एटमॉस्फियर की सारी लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि चारों ओर से ये मौजूद रहकर पूरी अर्थ को एक प्रोटेक्शन का खोल पहना कर रखती हैं और इसी के अंदर हम सभी मनुष्य या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो पाए जाते हैं। तो इन सभी का योगदान है।
लेकिन इसमें ज़्यादा जो जियोग्राफर्स हैं या फिर इकोनॉमी के, माफ कीजिएगा, इन्वायरमेंट से संबंधित जो विशेषज्ञ लोग हैं, उनकी रुचि 2 ही स्पीयर्स में होती है, एक तो ट्रोपोस्फियर और दूसरा स्ट्रेटोस्फियर। बाकी जो लेयर्स हैं उनकी स्टडी इतनी डीपली नहीं की जाती। अब यहाँ पर GEF टाइमलाइन जो है इसको देखने की आवश्यकता है, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। इस स्केल को हम लोग देखेंगे और ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी क्या है इसको जानेंगे, लेकिन वो अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।